अध्याय 1201 रहस्य 3। डेमियन के लिए एबिस में असहज महसूस करना कठिन था। पहला आधा घंटा समायोजन की अवधि से अधिक नहीं था, इसलिए वह अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सका क्योंकि उसने उन्हें महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ये भावनाएं और संवेदनाएं अधिक मूर्त हो गई, वह अब एबिस के साथ अपनी परिचितता से इनकार नहीं कर सका। हालांकि डेमियन काले रंग का एकमात्र इंसान नहीं था। नहीं, वह एकमात्र विदेशी नहीं था जिसने इसकी गहराई का पता लगाया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे ऐसा करने में आराम महसूस हुआ। वर्तमान उदाहरण में, जिसे रसातल में अज्ञात संख्या में उदाहरणों का संयोजन माना जा सकता है, इसकी गहराई में 3 अन्य विदेशी संस्थाएं बिखरी हुई थीं। पहले 2 गहरे अंधेरे में थे, अज्ञात ताकतों द्वारा जकड़े हुए थे, जबकि आखिरी, फिर भी उनकी पहचान या अस्तित्व भी डेमियन के लिए अज्ञात था। वह वर्तमान में अपने मन द्वारा उसके लिए निर्धारित मार्ग का अनुसरण कर रहा था, जो सीधे अलक्त्रा की ओर जाता था। केवल वह इसके अंत को महसूस नहीं कर सका। वह केवल अपने आसपास के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए बिना सोचे समझे घूमते अंधेरे के बीच उसका अनुसरण कर सकता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। परिवेश का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका वास्तव में अराजक था। डेमियन को उन ब्रह्मांडों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो कभी इस अंतरिक्ष में मौजूद थे, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आगे बढ़ते हुए उनके अवशेषों को महसूस कर सकता है। समय में यादृच्छिक फैलाव बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं था, बल्कि बहुत समय पहले हुई भयानक टक्करों का परिणाम था। यहाँ तक कि जगह से भी खाली मृत क्षेत्र वही थे, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्रों के अवशेष थे। जैसे जैसे डेमियन आगे बढ़ा, उसने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इन्हें समझने की कोशिश की। सबसे पहले वह उनके अस्तित्व की छाया, वास्तविकता के छोटे टुकड़े जो शून्य में खो गए थे, को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। हालांकि समय बीतने के साथ साथ उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। वह वर्तमान में अंधेरे के एक और टुकड़े में खड़ा था। उसके नीचे, यदि ऐसा वर्णन ठीक भी बैठता, तो मलबे की एक अंधेरी आकाशगंगा थी। यह एक दृष्टि भ्रम से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन जितना अधिक वह इसे देखता, उतना ही इसका रूप बदलता जाता। बीच में एक बेतरतीब खंडहर से लेकर एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता तक की प्रौद्योगिकियों को वर्तमान ब्रह्मांड आसानी से समझ नहीं सका। चेहरा विहीन छायाएं उस सभ्यता में आबाद थीं। कुछ लोग खतरे से अनजान होकर अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते रहे, जबकि अन्य लोग अपने भाग्य और परिजनों की रक्षा के लिए सख्त संघर्ष करते रहे। हालांकि जिस शत्रु का उन्हें सामना करना पड़ा वह बहुत भयानक था। यह अवशेष अंधेरे की सुनामी के रूप में प्रकट हुआ। इससे पहले कि वे ठीक से तैयारी कर पाते, दुश्मन ने उन पर काबू पा लिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें खतरे की कोई सचेत समझ ही नहीं थी। डेमियन इसे समझ नहीं सका। इस जगह का विनाश निश्चित रूप से नॉक्स के हस्तक्षेप के कारण हुआ था, लेकिन ये लोग इतने कमजोर क्यों थे? मैंने सोचा था कि ग्रैंड हेवंस बाउंड्री की स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। आखिरकार इसके जीवित रहने का एक कारण है। व्यापक ब्रह्मांड का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा होने के नाते ग्रैंड हेवंस बाउंड्री निश्चित रूप से विशेष थी। लेकिन इस तरह का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। क्या तुम जिज्ञासु हो? डेमियन सदमे में कूद गया और तेजी से दूर चला गया। हालांकि एबिस ने उसकी गति की सीमा को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। जब वह मुड़ा, तो वह स्पीकर से केवल कुछ 10 फीट की दूरी पर था। वह दूरी के करीब भी नहीं था जहां से वह पीछे हटना चाहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। डेमियन की आंखें सिकुड़ गईं। यह पहले मौजूद नहीं था, वह इसके बारे में निश्चित हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
लेकिन किसी समय जब वह प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का अवलोकन कर रहा था, उसके पीछे एक निवास स्थान दिखाई दिया। यह एक पुरानी जीर्णशीर्ण झोंपड़ी थी जो रसातल में अत्यंत अनुपयुक्त प्रतीत होती थी। यह जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बैठा था जो इसकी संरचना को सहारा देने के लिए पर्याप्त से बड़ा नहीं था। यह एक साधारण संरचना थी जो समाज से दूर किसी साधु के निवास की तरह दिखती थी। फिर भी इसमें एक अजीब घर जैसा एहसास था जिसे डेमियन समझ नहीं सका। बरामदे पर 2 कुर्सियों वाली एक छोटी लकड़ी की कॉफी टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो झोंपड़ी के माहौल में बिल्कुल फिट बैठता था। वह वही थे जिन्होंने अभी अभी बात की थी। आप कौन हैं? डेमियन ने सावधानी से पूछा। इस जगह पर जहां उसे कुछ भी नहीं पता था, वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। मेरी पहचान अब अर्थहीन है। समय की नदियों में यह बहुत पहले ही सूख चुकी है। हालांकि आप युवा व्यक्ति काफी दिलचस्प चरित्र हैं। मैंने अपने जीवन में आप जैसे किसी व्यक्ति को दोबारा देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। डेमियन भौंचक्का रह गया। हर बार जब बूढ़ा व्यक्ति बोलता था तो उसका हृदय अज्ञात मूल के अपनेपन की भावना से कांप उठता था। बूढ़े ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। युवक, यह बूढ़ा आदमी कई वर्षों से भटकने के बाद काफी प्यासा है। क्या तुम्हें पेय देने में कोई आपत्ति है? हम ऐसी जगह पर यह आपका पहला अनुरोध है। मुझे लगा कि मुझे अजीब व्यक्ति माना जाएगा। बूढ़ा आदमी अपनी सचेत इच्छा के विरुद्ध डेमियन ने उसी परिचितता के साथ उत्तर दिया। बूढ़े की मुस्कान चौड़ी हो गई। हाँ, वास्तव में यह है। मेरे लिए बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने से अब कोई लाभ नहीं है। यह बूढ़ा व्यक्ति केवल मरने से पहले इस दुनिया की सुंदरता का स्वाद चखना चाहता है। डेमियन ने अपनी भौं उठाई। अजीब वाक्यांश, लेकिन मैं समझ गया। वह उन दोनों को अलग करने वाले कुछ फुट के अंधेरे में तैरकर चट्टान पर जा गिरा और बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। कोई चीज उसे इस बातचीत की ओर खींच रही थी, मानो उसे इसे न मिल पाने का बहुत अफसोस हो रहा हो। और उस खिंचाव के बाद डेमियन ने बिना किसी शब्द के अपने उपस्थान से कई जड़ी बूटियां निकाली और अपना नवीनतम चमत्कार तैयार करना शुरू कर दिया। यह नंबर 105 है, स्वर्ग का आशीर्वाद। यह अभी तक पूर्ण नहीं है, लेकिन यह मेरी वर्तमान क्षमताओं का चरम है। मेज पर 2 कप दिखाई दिए और जल्द ही चमचमाते सुनहरे अमृत से भर गए। बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाया और संतुष्टिपूर्वक आह भरने से पहले एक कश लिया। वास्तव में आपके पास इस क्षेत्र में प्रतिभा है। उसने एक घूंट लिया और उसका स्वाद चखते हुए मुस्कुराया। मुझसे मजाक मत करो। वर्षों तक प्रयोग करने के बाद भी मैं एक भी ऐसा पेय नहीं बना पाया हूं जिसका मुझ पर वैसा प्रभाव पड़ा हो जैसा मैं चाहता था। डेमियन ने इस पेय में शामिल होते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। हाँ, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो बच्चे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कार्यों में धैर्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कौशल? बूढ़े ने धीरे से टिप्पणी की। हाँ, मुझे भी हाल ही में इसका एहसास हुआ और इसी ने मुझे इसे बनाने में मदद की। हालांकि केवल धैर्य और कौशल पर्याप्त नहीं हैं। यदि वे होते तो मैं जिस शिखर की इच्छा रखता हूं वह पहले ही पहुंच चुका होता। तो आप अपरिहार्यता का सामना कर रहे हैं। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन डेमियन के लिए उनका मतलब सब कुछ था। क्योंकि जब से उसने एलिमेंटल और संसार को मिलाने की कोशिश शुरू की, तब से जिस समस्या ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया, वह निश्चित रूप से अपरिहार्यता थी। इसने उसके विचारों को भर दिया
और उसकी महत्वाकांक्षा को भ्रष्ट कर दिया, जिससे वह इस पर आश्चर्यचकित हो गया और आशा खो बैठा। उसने इनकार कर दिया, लेकिन अधिकतम जो वह कर सकता था वह था इनकार करना। इस दीवार के आगे कोई रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि कम से कम उसे मिल गया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़े आदमी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डेमियन ने अपनी अभिव्यक्ति को सही करते हुए उत्तर दिया। मेरी किताबों में ऐसी कोई बात नहीं है। बूढ़े ने उस पर तिरछी नजर डाली। चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, सभी चीजों में अनिवार्यता मौजूद है। हालांकि यह भी सच है कि अभ्यासकर्ता ऐसी अवधारणाओं पर काबू पाने के आधार पर मौजूद होते हैं। तो युवा व्यक्ति, आपके रास्ते में क्या रुकावट है? अपरिहार्यता केवल एक शब्द है, लेकिन यह कहीं से भी आ सकती है। क्या आपकी अनिवार्यता एक उत्पाद या आपका पर्यावरण है, या क्या आपने इसे अपने ऊपर डाल लिया है? डेमियन ने अपने कप में देखा। वह प्रश्न पर विचार करते हुए सुनहरी ओस में अपने प्रतिबिंब की ओर देखता रहा। यह बूढ़ा आदमी, क्या वह अब भी स्प्रिट शराब के बारे में बात कर रहा था? या नहीं, मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रश्न उतना गहरा नहीं रहा होगा जितना उसे लगा। बूढ़ा व्यक्ति संभवतः उससे पूछ रहा था कि क्या सामग्री समस्या थी, या क्या यह उसके ज्ञान की कमी थी जो उसे रोक रही थी। हालांकि उन्हें इस पर गंभीरता से सवाल उठाना पड़ा। अपरिहार्यता की इस दीवार का सामना करते हुए वह हमेशा अपने दिल में ब्रह्मांड को दोषी मानता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करने की जरूरत है, इसे अपरिहार्यता के चेहरे के रूप में उपयोग करना। लेकिन क्या यह सचमुच था? क्या ब्रह्मांड ही उसे रोक रहा था? वह अब ब्रह्मांड की सीमाओं के अंदर भी नहीं था। यदि सचमुच ऐसा होता, तो क्या रसातल में प्रवेश करते ही उसे आत्मज्ञान नहीं मिल जाता? भले ही यह बहुत दूर की बात थी, पिछले कुछ महीने अंतर्दृष्टि और समझ से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने उन कानूनों के संलयन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था जो वह चाहते थे। तो वह ब्रह्मांड को कैसे दोष दे सकता है? क्या होगा अगर उसे बांधने वाली बेड़ियां बाहरी प्रभाव का मामला नहीं, बल्कि एक आंतरिक दानव थीं? यह डेमियन ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। नहीं, वहां एक सीट भी नहीं थी। किसी तरह जब वह विचार में डूबा हुआ था तो पूरी झोंपड़ी गायब हो गई और वह रसातल में अकेला तैरता हुआ रह गया। हालांकि उसके हाथ में स्वर्ग के आशीर्वाद का प्याला इस बात का प्रमाण था कि यह मुठभेड़ वास्तव में हुई थी। ये सिर्फ कोई भ्रम नहीं था। उस बूढ़े व्यक्ति ने मूल रूप से उस प्राचीन सभ्यता के बारे में पूछकर उसका ध्यान आकर्षित किया जिसे वह देख रहा था, लेकिन अपनी बातचीत के दौरान उसने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को विरल बनाने से पहले स्प्रिट शराब के बारे में एक छोटी सी बातचीत की। फिर भी डेमियन के लिए वह बातचीत स्प्रिट शराब के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। बस थोड़ा सा उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में पानी का बहाव खुल रहा है, जिससे उसे एक मौका मिल गया है। क्या उस बूढ़े को पता था? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो कैसे? डेमियन का मन अपने अस्तित्व के बारे में सवालों से भर गया था, इस हद तक कि उसे खुद को इसके बारे में सोचना बंद करने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना पड़ा। अंत में वह बुदबुदाया, बूढ़े आदमी, तुम कौन हो? अध्याय 1202 रहस्य 4। कई महीने और बीत गए। कुल मिलाकर डेमियन लगभग 1 वर्ष से रसातल में था। वह अभी तक अलक्त्रा के आसपास नहीं था,
लेकिन रसातल में उसका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ था। वह जहां भी गए प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज की, धीरे धीरे अतीत की एक तस्वीर बनाई और अपने कानूनों के बारे में कई समझ हासिल की। संयोगवश उनकी सबसे बड़ी समझ सार्वभौमिक कानून की थी। ये खंडित ब्रह्मांड उनके टूटे हुए सार्वभौमिक नियमों के टुकड़ों से भरे हुए थे। आमतौर पर डेमियन अवधारणा की अपनी समझ के साथ भी उन्हें समझ नहीं पाता था, हालांकि उसके पास रेवा थी। रेवा, जो अपनी आध्यात्मिक दुनिया में वर्ल्ड कोर फ्यूजन रिएक्टर के साथ विलीन हो गया और समय के साथ अभयारण्य का सार्वभौमिक कानून बन गया, मूल रूप से ऐसे ब्रह्मांडों में से एक का एक टुकड़ा था। उनकी वजह से डेमियन को भी उन्हें देखने की क्षमता हासिल हुई। शायद अवशेष भी उसके अस्तित्व की उपज थे। वह समझने लगा था कि वे इतनी तेजी से कैसे गिरे। जैसा कि उन्होंने मूल रूप से सोचा था, यह उनकी अपनी गलती नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसका एहसास उनमें से किसी को भी अपने अंतिम क्षणों में भी नहीं हुआ। उस साजिश की प्रकृति अनिश्चित थी, जैसा कि पर्दे के पीछे के व्यक्ति की सटीक पहचान थी, लेकिन इसका अस्तित्व निश्चित था और डेमियन सच्चाई का खुलासा करने के करीब और करीब आ रहा था। फिर भी यह पिछले वर्ष वह जो कर रहा था उसका केवल एक हिस्सा था। यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन अतीत की सच्चाइयों का पीछा करना भी अपने तरीके से रोमांचक था। हालांकि डेमियन को जिस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई वह थी उसकी बेड़ियां खुलना। अजीब बूढ़े व्यक्ति के साथ उनकी बातचीत के बाद उन्हें एलिमेंटल और संसार को मिलाने से रोकने वाली मानसिक बाधाएं काफी कमजोर हो गईं। वह अभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं देख सका, क्योंकि दोनों कानूनों का आपस में जुड़ने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन यह भावना गायब हो गई कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था। बिना किसी अपरिहार्यता के उसके दिमाग को अवरुद्ध किए बिना उसका क्षितिज काफी व्यापक हो गया। भले ही कोई कनेक्शन बिंदु नहीं था, उसके अंतिम लक्ष्य को जानने से यह बहुत आसान हो गया। जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार और कई मूल तात्विक ताकतों ने अपने भीतर द्वैत की अवधारणा को धारण किया था और डेमियन ने अब इस सटीक द्वैत पर ध्यान केंद्रित किया था। जब तक वह उन्हें करीब लाने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकता है, भले ही यह उन्हें पूरी तरह से एक साथ लाने के लिए पर्याप्त न हो, यह उसके दिमाग को समझ से भर देगा जो आगे का रास्ता खोजने में उपयोगी होगा। यही सब मायने रखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके कदम हल्के थे। वह बिना किसी चिंता के अंधेरे में तैर गया और निःसंदेह उन्होंने केवल अपने विकास को ही प्राथमिकता नहीं दी। हर बार जब उसे नॉक्स छावनी का सामना करना पड़ा, जो उसकी अपेक्षा के अनुरूप दुर्लभ नहीं था, तो वह उसे नष्ट करने के लिए अपने रास्ते से हट गया। हालांकि उनके तरीके पहले की तुलना में हल्के थे। उनकी रणनीति लगातार बनी रही। उसने खुद को छुपाने और शिविर के सबसे मजबूत सदस्य को खोजने के लिए शून्य का उपयोग किया, फिर उन्हें अक्षम करने और उनकी यादों को जबरदस्ती पढ़ने के लिए आगे बढ़ा। यदि उसे लगता कि शिविर का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो बाई युमो के लिए उपयोगी होगा, तो वह उन्हें जीवित छोड़ देगा और उनके शिविर में एक अदृश्य निशान छोड़ देगा। अगर मैं सही हूं, बाई युमो, या मुझे लगता है कि मुझे अब उसे योंग एन कहना चाहिए, तो इसे समझ सकूंगा। वह इतना चतुर है कि जानता है कि इसका मतलब क्या है। डेमियन को अपनी अंतिम यात्रा के दौरान उनकी बातचीत के बाद ही योंग एन नाम पता चला और उसने संत राजा की बदलाव की इच्छा का सम्मान किया। इसलिए अब समय आ गया है कि वह उस व्यक्ति को संबोधित करने के तरीके को बदल दे। इसे एक तरफ रखते हुए योंग एन का एबिस के साथ संबंध डेमियन के शून्य के साथ संबंध के समान था। जब तक वह और अधिक शक्तिशाली होता गया, उसने इस स्थान पर अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे वह इसके भीतर लगभग सर्वशक्तिमान बन गया।
उनका वर्तमान स्तर इस तरह की किसी चीज के लिए पर्याप्त है। समस्या यह है कि क्या वह उन्हें किसी सम्राट से पहले ढूंढ पाएगा। डेमियन ने नॉक्स लॉर्ड के समक्ष गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति पर पर्याप्त भरोसा किया, लेकिन सम्राट दूसरे स्तर पर थे। वे वर्तमान अंतिम लक्ष्य थे। इसलिए उसे निश्चित होना था कि वे उसकी योजनाओं को बहुत पहले उजागर नहीं करेंगे। मेरी समझ से आत्मा सम्राट ने कई युगों से अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा है, इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमानवीय सम्राट इस तरह की किसी चीज की कम परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वह और भी कम परेशान कर रहा है। दूसरी ओर कार्मिक और संत सम्राट बहुत अधिक षड्यंत्रकारी थे और चल रहे संघर्ष में शामिल थे। डेमियन उनकी गतिविधियों या कार्यों की भविष्यवाणी नहीं कर सका। कर्म सम्राट, वह अमर रक्त असुर के साथ मिलीभगत करने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब है कि वह उनमें से मेरा पहला लक्ष्य है। डेमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने ब्रह्मांड में उसकी योजनाओं का प्रतिकार करने के लिए लिन के पास पर्याप्त जानकारी छोड़ी है, लेकिन मैं सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वे दोनों दूसरों के साथ खिलवाड़ करने में बहुत अच्छे हैं। मैं निश्चित नहीं हो सकता कि क्या उन्होंने छाया में कुछ साजिश रची है। अब तक लूसील को उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए थी ताकि वह निश्चिंत हो सके, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें एक कदम आगे रहना है। वह बहुत अधिक खोए बिना ब्रह्मांड की समस्याओं को हल करने के लिए रसातल में आया था, लेकिन अगर वे घूंघट के नीचे से कुछ पागल खींचने में सक्षम थे तो यह वह सब कुछ बर्बाद कर देगा जिसके लिए वह वर्तमान में काम कर रहा था। उसका दिमाग आत्मा सम्राट की अतीत की योजनाओं पर वापस चला गया। तब मैं भाग्यशाली था। समय निश्चित था, इसलिए मैं भ्रष्ट विश्व कोर को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने में सक्षम था। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। जैसे ही नॉक्स आत्मघाती हो जाता, जैसे ही कोई उन्हें सब कुछ बलिदान करने का आदेश देता, स्थिति विश्वासघाती हो जाती। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अपने संदेह उन तक पहुंचा दूं और आशा करता हूं कि वे इसे संभाल लेंगे। डेमियन अब व्यक्तिगत रूप से अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सका। इबिस की अतार्किकता ने उसके डोमेन के टेलीपोर्टेशन कार्यों में हस्तक्षेप किया। यदि वह अपना वर्तमान पद छोड़कर अभयारण्य से वापस आता है तो वह जहां था वहां नहीं रहेगा। नहीं, रसातल उसके चारों ओर बदल जाएगा और उसे गंभीर रूप से विस्थापित कर देगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए भीतर के लोगों के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका उसके स्थान पर एक क्लोन भेजना था। हाँ, समझ फायदेमंद थी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दृश्यों ने उसके अधिकांश दिमाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह अकेला है। यह लगभग असहनीय रूप से अकेला था, और एबिस के वातावरण ने सकारात्मक भावनाओं को दबाते हुए स्वाभाविक रूप से उसकी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा दिया। मैं इस जगह के शारीरिक प्रतिबंधों से मुक्त हूँ, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि मैं मानसिक प्रतिबंधों के प्रति किसी से भी अधिक संवेदनशील हूँ। मुझे फोकस्ड रहना होगा। यदि वह अपने लक्ष्य से भटक गया तो उसे यकीन नहीं था कि वह अलकत्रा की अपनी कठिन यात्रा जारी रख पाएगा। इसलिए अपने विचारों को एक क्लोन में संघनित करने और उसे दूर भेजने के बाद उसने उन सभी को अपने दिमाग से मिटा दिया। उसके मन में रास्ता अस्पष्ट था। ऐसा लगा मानो वह धुएं के उस पथ का अनुसरण कर रहा हो जिसका अंत अज्ञात था। हालांकि सूक्ष्मता से वह समझ गया कि वह कितना दूर था। कम से कम कुछ साल और लगेंगे। वह नहीं चाहता था कि यह इतना लंबा हो। इसमें जितना अधिक समय लगा, ब्रह्मांड को गिरने में उतना ही अधिक समय लगा।
इसलिए उसे एक एकल बमुश्किल व्यवहार्य आशा पर टिके रहना पड़ा। आशा है कि रसातल का अनियमित समय विस्तार उसके पक्ष में था। अध्याय 1203 रहस्य 5। समय बीत रहा था या नहीं यह संदिग्ध था। डेमियन को हर दिन का हर सेकंड महसूस होता था, लेकिन साथ ही वह अतीत में अटका हुआ महसूस करता था, जैसे कि रसातल में प्रवेश करने के पहले सेकंड के बाद से वह हिल ही नहीं रहा हो। उनके दिन नीरस थे। वह कभी भी उन्हीं गतिविधियों से विचलित नहीं हुए। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करना, नष्ट हुए ब्रह्मांडों के टुकड़ों को समझना, नॉक्स का नरसंहार करना और अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश करना। वह अलक्त्रा के जितना करीब आता गया, उसे उतना ही दूर होने का एहसास होता गया। ज्ञात ब्रह्मांड से उसका अलगाव किसी बिंदु पर स्पष्ट हो गया और विपरीत दिशा में उठाए गए हर कदम का बोझ उसके दिल पर पड़ा। फिर भी वह मजबूत बने रहे। उन्होंने अकेलेपन को दूर किया और इसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। एक बार फिर उन्होंने कई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए कार्य दर कार्य पूरा करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। हालांकि उनका धैर्य प्रशिक्षण बेहद उपयोगी था। ऐसे समय में विशेष रूप से धैर्य किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। यदि उसके पास यह नहीं होता तो अपने गंतव्य तक पहुंचने तक उसके अच्छी स्थिति में रहने का कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है कि उसे माइंड प्रिजन का उपयोग करने और खुद को फिर से बंद करने के लिए मजबूर किया गया हो, जो लंबे समय में केवल उसके विकास को रोकेगा। डेमियन का जीवन उबाऊ था। उनके जीवन को बिना स्वाद के किसी चीज के रूप में कल्पना करना हास्यास्पद था, लेकिन अब ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन वह किसी से भी अधिक जागरूक था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। उसने कभी भी खुद को रसातल में बहुत दूर तक घसीटने नहीं दिया। वह इसे कभी भी अपने तरीके से चलने की अनुमति नहीं देगा। शून्यता के एक और सामान्य दिन में डेमियन को अचानक कुछ दूरी पर कुछ दिखाई दिया। वह उसकी ओर बढ़ा और चट्टान के छोटे से टुकड़े पर जा गिरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं हमारी पहली मुलाकात के बाद से ही आपका इंतजार कर रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और शांत भाव से डेमियन की ओर देखा, उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। पिछली बार आपकी सलाह वास्तव में मददगार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी समस्याएं मूल रूप से इतनी सरल होंगी। डेमियन ने सहायता के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देकर शुरुआत की। जो बेड़ियां लगातार ढीली होती गईं, वे इस बात का पर्याप्त प्रमाण थीं कि उन सरल शब्दों का उस पर कितना प्रभाव पड़ा था, और उस कृतज्ञता को चुकाने का एकमात्र तरीका वह जानता था। इसे आजमाएं। यह नंबर 106 है, सादगी की ओर लौटना। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि इसे कैसे नाम दिया जाए, इसलिए मैंने इसे शाब्दिक रूप से रखने का फैसला किया। डेमियन ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान 2 कप स्प्रिट शराब डाली और बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे इसका स्वाद चखने दिया। मम, वह गुनगुनाया। यह वास्तव में पिछले स्वर्ग के आशीर्वाद से एक स्तर ऊपर है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी जाने का रास्ता है। यह स्वाभाविक है, डेमियन ने अभिव्यक्ति में बहुत अधिक बदलाव किए बिना उत्तर दिया। मुझमें अभी भी कई मायनों में कमी है, लेकिन क्या मेरे पास अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है? मेरे वहां पहुंचने से पहले केवल समय की बात है। हाँ, यह एक सच्चे विशेषज्ञ की मानसिकता है। आपकी उम्र में इतनी परिपक्वता तक पहुंचना एक चमत्कार है। मेरी उम्र? मेरी राय में मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़े ने अस्वीकृति में सिर हिलाया। मेरे मानकों के अनुसार आप एक बच्चे से अधिक कुछ नहीं हैं। समय अनंत रूप से बहता है,
तो केवल कुछ दशक आपकी पूर्ण क्षमता में परिपक्व होने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? मैं जहां से आया हूं, लोगों के पास ऐसा करने के लिए कुछ दशकों से अधिक का समय नहीं था। हमने हर दिन संघर्ष किया और संघर्ष किया, लेकिन अंत में कौन जानता है कि कितनों को वास्तव में उनके बुढ़ापे में सांत्वना मिली। जीवन एक अंतहीन यात्रा है, सीखना आखिरकार। इस पहलू में मैं तहे दिल से सहमत हो सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए और उन्होंने अपने साथ बांटी गई स्पिरिट शराब का स्वाद चख लिया और बाहर घूमते हुए अंधेरे को देख रहे थे। इस बार तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बूढ़े ने आखिरकार पूछा। मैं आपसे मिलने आया था। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, हालांकि मैं सक्रिय रूप से कोई कदम नहीं उठाता। यदि आप मेरी उपस्थिति की इच्छा नहीं रखते हैं, तो आप इसे अपने जीवनकाल में कभी महसूस नहीं करेंगे। हम डेमियन ने कंधे उचकाए। यह सच था कि वह बूढ़े आदमी को फिर से देखना चाहता था, लेकिन उसके कार्यों के पीछे कोई विशेष लक्ष्य नहीं था। अपनी एकाकी यात्रा के दौरान उसे बस साथ की जरूरत थी, और इस बूढ़े व्यक्ति के जानकार चरित्र ने उसे एक महान वार्तालाप भागीदार बना दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके विचारों को समझ रहा हो। यह वास्तव में इस निचली दुनिया का सबसे अंधकारमय वातावरण है, लेकिन आप जो चाहते हैं उससे आप दूर नहीं हैं। आपको मजबूत रहना चाहिए। डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूं। मेरी मानसिकता अभी तक खराब नहीं हुई है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने कप में देखा। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी। चूंकि आप यहाँ हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। डेमियन ने अपनी भौं उठाई। और वह क्या होगा? ठीक है, यह आपको तय करना है। यह निवास के अंदर है, इसलिए जब आप चाहें तो बेझिझक इसकी जांच कर सकते हैं। क्या आप बातचीत के मूड में हैं? यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपका मनोरंजन करूंगा, लेकिन क्या मैंने पहले ही नहीं कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सक्रिय रूप से करता हूं। अच्छा, ऐसा है। डेमियन ने विचार में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ जानता है, इसलिए निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न थे जो वह पूछना चाहता था। नॉक्स के बारे में, अपने बारे में और समग्र रूप से अस्तित्व के बारे में डेमियन के पास बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर उसे चाहिए था। लेकिन मैं उन्हें इस तरह नहीं चाहता। उन प्रश्नों का उत्तर उसके स्वयं के प्रयास से दिया जाना था, अन्यथा जिन सच्चाइयों पर उन्होंने पर्दा डाला, उनका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। बूढ़े आदमी, मैं जाकर इसकी जांच करूंगा। मेरे वापस आने से पहले गायब मत हो जाना। हाँ, क्या आप व्यथित हैं? दुर्भाग्य से मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी हरकतें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। हाँ, यह फिर से। डेमियन ने आगे कोई सवाल नहीं किया। आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति के पास अपने स्वयं के रहस्य रहे होंगे, और वे इतने परिचित नहीं थे कि उन्हें इतनी आसानी से प्रकट किया जा सके। इसके बजाय उसने झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। भीतर कोई फर्नीचर नहीं था, दीवारें और फर्श साफ थे, फिर भी सदियों से अछूते थे। उस स्थान पर केवल एक ही चीज थी, एक औरत। जैसे ही वह उसके पास आया, डेमियन ने उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। महिला झोंपड़ी के फर्श पर बेहोश थी और स्थिर थी, जैसे कि उसके शरीर में कोई जीवन नहीं था, लेकिन डेमियन उससे निकलने वाली जीवन शक्ति के स्पष्ट उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अचानक मुझे एक महिला दे दे और उसे उपहार कहे।
यह उसके लिए भी बहुत अजीब है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसकी शक्ल का अवलोकन किया। उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी की लहरों की तरह फर्श पर फैले हुए थे और सुंदर गोरी त्वचा थी। उसका शरीर काफी भरपूर था, लेकिन डेमियन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसके नुकीले कान, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय तक ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखा था, ने उसकी नजर को आकर्षित किया। यह एक योगिनी? रसातल में एक योगिनी क्यों थी? चलो पता करते हैं। उसने उसके माथे पर अपनी उंगली दबाई, यह ध्यान में रखते हुए कि जब उसने अपना मन उसके शरीर में डाला था तब भी उसकी कोई हरकत नहीं हो रही थी। शून्य मन ने उसके मन में घुसपैठ कर ली और अपनी यादें उसे स्पष्ट कर दी। विनाश। डेमियन ने अपनी आंखें चौड़ी की। यह जगह है। बड़े पैमाने पर स्टारशिप और क्रूजर ने तारों से भरे आकाश को भर दिया, तोपों से गोलीबारी की जो सीधे दुनिया को नष्ट कर सकती थीं। लोग दाएं बाएं मरते रहे और चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, वे हमलावर ताकतों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। अरोड़ा के लोगों, मेरी बात सुनो। आपका परीक्षण अब शुरू होता है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस करने के लिए आपकी सजा मौत है। ऊपर से एक तेज आवाज आई। तारा विध्वंसक की छाया से आकाश धुंधला हो गया था। सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा था। माँ, आप क्या कर रही हैं? योगिनी का भ्रम उसके मन में स्पष्ट था। वह यह नहीं बता सकी कि क्या हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने एक अस्पष्ट दीवार पर एक पैनल में कई निर्देशांक डाले थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, तथापि वूम, चमकदार नीली रोशनी ने उसकी दृष्टि को ढक लिया। माँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह केवल अपनी माँ की पीठ देख सकी और वे अब उसकी बात नहीं सुन सकते थे। स्थानिक उतार चढ़ाव बड़े पैमाने पर हुआ और जैसे जैसे दृश्य बदलने लगे, सब कुछ काला हो गया। उस समय से यह काला था। डेमियन सदमे में चौड़ी आंखों के साथ एल्वेन महिला की यादों से बाहर निकल गया। वो सीन था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन यह तीखी बहस का विषय था। उनके समय में लगभग 2 दशक हो गए थे। डेमियन ने गंभीर निगाहों से महिला की ओर देखा। बूढ़ा आदमी, इस औरत को उसे देने का उसका उद्देश्य क्या था? वह उसे नहीं जानता था, लेकिन उन कुछ यादों से वह उसकी पहचान आसानी से समझ सकता था। वह राजसी थी और वह एल्वेन डोमेन था। इसे मिटाए जाने से कुछ ही क्षण पहले। अध्याय 1204 रहस्य 6। एल्फ प्रिंसेस अजेरा। आज से पहले डेमियन ने नहीं सोचा था कि एल्वेन डोमेन त्रासदी से कोई जीवित बचा है, लेकिन उसके अस्तित्व ने उसे गलत साबित कर दिया। वह रसातल में कैसे पहुंची, इस रहस्य का पता लगाना बहुत कठिन नहीं था। वह एक अंतरिक्ष गलियारे के बीच में थी जब ऑरोरा का नामो निशान मिट गया और मैना ने गलियारे में अपना रास्ता बना लिया और उसे चकनाचूर कर दिया। उसका एकमात्र अंत बेतरतीब ढंग से कहीं उगलना था। घातक चोटों के साथ लगभग तुरंत ही उसकी मौत हो गई। इसलिए उसे रसातल में उतरने के लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। अपने दूषित समय और स्थान के साथ इस स्थान ने उसे अपेक्षा से अधिक समय तक जीवित रखा। बाद में बूढ़े व्यक्ति ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपनी झोंपड़ी में रख लिया। तथ्य यह है कि उसके शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं थी, इसका श्रेय केवल उसके हस्तक्षेप को दिया जा सकता है। इससे यह भी साबित होता है कि पुराना आदमी सरल नहीं है, लेकिन यह कोई नई जानकारी नहीं है। डेमियन भौंचक्का रह गया।
उसे वास्तव में एल्वेन डोमेन के विनाश में कोई दिलचस्पी नहीं थी और किसी जीवित बचे व्यक्ति को ढूंढना उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। तो बूढ़े ने उसे उपहार क्यों कहा? उसके जाने के बाद से उसकी यादें खाली हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह तब से कोमा में है। यदि उत्तर उसके दिमाग में नहीं है तो यह उसके शरीर में होगा। डेमियन ने खुद को उसकी आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकाला और उसका अवलोकन करने के लिए अपने मन को उसके भौतिक शरीर के माध्यम से भेजा। और सचमुच यह लगभग समझ से बाहर का दृश्य था। उसके सभी सिस्टम काफी हद तक नष्ट हो गए हैं। शायद ही ऐसा कुछ बचा हो जो तार्किक रूप से उससे निकलने वाली जीवन शक्ति की मात्रा का समर्थन करता हो, लेकिन सब कुछ अलग था। डेमियन ने किसी भी कल्पित बौने का भक्षण नहीं किया था, इसलिए वह उनके शरीर विज्ञान की बारीकियों को नहीं जानता था, लेकिन उसके करीब कई कल्पित बौने थे। अनुमान के माध्यम से वह समझ सका कि वे अपनी आंतरिक संरचना में मनुष्यों से बहुत अलग नहीं थे। उनके अंग और शारीरिक प्रणालियां अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित थीं। लेकिन इस महिला अजेरा में इनमें से कोई भी समानता नहीं थी। वहां एक धुंधली उपस्थिति है। इसे बमुश्किल महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह उसकी जीवन शक्ति का समर्थन कर रहा है। यह रत्ती भर भी सकारात्मक उपस्थिति नहीं थी। नहीं, यह रसातल का मन था। मुझे और गहराई में जाने की जरूरत है। डेमियन क्रॉस लेग्ड बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी इंद्रियों को वर्तमान कार्य पर केंद्रित कर दिया। जितना आगे उसने उसके शरीर का निरीक्षण किया, उतना ही अधिक उसे खड़े होने और सदमे में चिल्लाने की इच्छा महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उन्होंने इसे अपने पास रखा। वह रूपांतरित हो रही है। यही उनका मुख्य निष्कर्ष था। उस समय जब वह रसातल में तैर रही थी, और अब भी उसका मन उसके सिस्टम को एक अजीब तरीके से नष्ट कर रहा था जिसने उसे एक ऐसे प्राणी में बदल दिया जिसे केवल दिखने में एक योगिनी कहा जा सकता था। उसकी आंतरिक संरचना यह नॉक्स की तरह कहीं अधिक है। डेमियन ने उन्हें खाने में जो समय बिताया उसमें उनकी प्रजातियों के बारे में कई निष्कर्ष निकाले थे, लेकिन उनमें से कई बिना सबूत के केवल धारणाएं थीं। उसके अस्तित्व ने व्यावहारिक रूप से उसे 90% धारणाओं को सही ठहराने के लिए आवश्यक प्रमाण दिया। मैं हमेशा सोचता था कि नॉक्स ब्रह्मांड के निवासियों से उनकी समानता में काइमेरा बनाने पर इतने क्यों तुले हुए थे, लेकिन शायद वे सिर्फ अपनी जड़ों का पीछा कर रहे थे। भले ही मेरे पास कोई अन्य जानकारी न हो, यह परिवर्तन ही इसे साबित करता है। नॉक्स एक कृत्रिम रूप से बनाई गई प्रजाति है। वे प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं आए। वे इसके क्षेत्र में एक आक्रामक प्रजाति थे, एक ऐसा वायरस जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। जिस इकाई या संस्थाओं ने उन्हें जन्म दिया वे अभी भी अज्ञात थे, लेकिन न केवल वे पैदा होने के बजाय बनाए गए थे, बल्कि वे अपने रचनाकारों के इरादे से दूर भ्रष्ट हो गए थे। उसने इसे अपने शरीर में स्पष्ट रूप से महसूस किया। शून्य की उपस्थिति, अर्थात मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह मिलेगा। उनके अपने अनुमान थे, लेकिन इसके साथ ही यह निश्चित था। रसातल वास्तव में शून्य का प्रतिबिंब था, उसके अस्तित्व का एक पतला संस्करण। उनकी समझ से रसातल का निर्माण कई ब्रह्मांडों के नष्ट हुए अवशेषों से हुआ था, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से एक समय था जब ब्रह्मांड को अभी तक विनाश का सामना नहीं करना पड़ा था और रसातल के निर्माण का कोई साधन नहीं था। फिर भी उस समय में भी यह अस्तित्व में था। वह इस स्थान के उस आदिम स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सका। वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, न ही वह इसकी कल्पना कर सकता था। लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में व्याख्या सरल थी।
जब वास्तविकता नष्ट हो जाएगी तो यह किसी भी कानून के बिना एक मृत क्षेत्र बना देगा। एबिस इसका एक बड़ा संस्करण था। ब्रह्मांड के विनाश ने एक विशाल मृत क्षेत्र का निर्माण किया, लेकिन क्योंकि उनके विनाश में मौजूद ताकतें बहुत अधिक थीं, इसलिए उनका सफाया नहीं हुआ, बल्कि वे एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए और जिस मृत क्षेत्र में वे रहते थे उसे और अधिक बर्बाद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उस स्थान को क्या भर सकता है? स्वाभाविक रूप से यह शून्य था, वह इकाई जिसने स्वयं अस्तित्व को जन्म दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शून्य की ऊर्जा प्रलय से बनी दरारों से रिश्ती है और उन प्रचंड तत्वों के स्थिर संलयन की अनुमति देती है। अंत में यह प्रतिक्रिया युगों युगों तब तक जारी रही जब तक कि अंत में यह ठोस नहीं हो गया जिसे अब रसातल कहा जाता है। ओह, एक सार्वभौमिक सत्य। इस एकल बातचीत ने उन्हें इसे देखने का मौका दिया, और इस सत्य ने अजेरा के शरीर से जो कुछ भी उसने सीखा था उसके साथ मिलकर उसे दूसरों के लिए असंभव धारणा का स्तर प्रदान किया। यदि शून्य वह गोंद है जिसने रसातल का निर्माण किया है और नॉक्स रसातल में ही बने हैं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे अप्रभावित रहें। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब तक उन्हें ब्रह्मांड बपतिस्मा नहीं मिला और उन्हें व्यवस्था की उपस्थिति से परिचित नहीं कराया गया, तब तक वे सचेतन विचार बनाने में असमर्थ थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें मार्गदर्शन करने और उन्हें उद्देश्य देने के लिए रक्त संबंधी स्मृतियों जैसी किसी चीज की आवश्यकता थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे जैसे उन्हें शक्ति मिलती गई, उनका व्यक्तित्व अव्यवस्था की ओर और अधिक झुकता गया। आखिरकार शक्ति ही स्वतंत्रता थी, और जो लोग अराजकता के अलावा कुछ नहीं जानते थे और सभी चीजों का उपभोग करने के शून्य के गुणों से प्रभावित थे, उनके लिए ऐसे स्वभाव का विकसित होना स्वाभाविक था। मुझे उन पर थोड़ा दया आने लगी है। डेमियन खड़े होते ही मन मुस्कुराया। यह सब कुछ नहीं हो सकता। यदि मैं उसके शरीर की जांच मात्र से इतना कुछ सीख सकता हूं, तो वास्तव में उससे इसे सुनने से निश्चित रूप से अप्रत्याशित वरदान मिलेगा। मुझे लगता है मुझे शायद उसे बचाना चाहिए। उनके अभयारण्य में भी कल्पित बौनों की आबादी थी, हालांकि बालों के रंग में अंतर स्पष्ट रूप से उनके वंशों के अलगाव को दर्शाता था। फिर भी एल्विरा यह पूछने के लिए एकदम सही व्यक्ति था कि क्या वह इस महिला को ठीक करना चाहता है, और उसे कल्पित बौने की संगति में रखने से उसके मानस को स्वयं ऐसा करने की तुलना में बहुत तेजी से स्थिर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आइए पहले कुछ सावधानियां बरतें। उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे शून्य मन को उसके सिस्टम में इंजेक्ट किया। यह मन दोनों आश्वस्त करेगा कि जब उसे अभयारण्य में लाया जाएगा तो वह पर्यावरण में तेजी से बदलाव से तुरंत नहीं मर जाएगी, और जब वह होश में आएगी तो जंगली होने की स्थिति में उसे प्रतिबंधित कर देगी। बिना कुछ और सोचे उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और उसे अपने मन से उठा लिया और उसे सीधे अभयारण्य में भेज दिया। उनका मूड अब यहाँ आने से पहले की तुलना में हल्का था। यह मनोरंजक है। यह अलक्त्रा की एक अकेली यात्रा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ होना एक के बाद एक रहस्यों को उजागर करना है जो मुझे इतने लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। वह तरोताजा महसूस कर रहा था। जब उसने उनके बारे में सोचा तो नॉक्स उतना डरावना नहीं लगा। बेशक संत सम्राट जैसे लोगों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनका व्यक्तित्व हास्यास्पद था, लेकिन आत्मा सम्राट और अमानवीय सम्राट ने यहाँ अपनी अधिकांश विश्वसनीयता खो दी। यदि अमानवीय सम्राट इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि क्या होता है जब नॉक्स अपने मूल से बहुत दूर हो जाते हैं और रसातल के प्रभाव में उतर जाते हैं। डेमियन की आंखें सख्त हो गईं।
आत्मा सम्राट एक नॉक्स का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने मूल उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से वफादार है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ब्रह्मांड को पूरी तरह से नष्ट करने वाली अधिकांश साजिशों के पीछे वही व्यक्ति था और वह अज्ञात कारणों से विश्व करोड़ों को लूटने वाला व्यक्ति था। वो मकसद जो अब तक रहस्य के पर्दे के पीछे छिपे हुए थे वे अधिक स्पष्ट होने लगे थे। अध्याय 1205 खतरा 1। मुझे फिर से उस बूढ़े आदमी को ढूंढना चाहिए। वह संभवतः अजेरा से कहीं अधिक प्रश्नों का उत्तर है। अजेरा एक जाना था लेकिन अपने स्वयं के डिजाइन से नहीं। यह कहा जा सकता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में प्रवेश करने के लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली थी। वह वास्तव में कोई योगिनी नहीं थी, न ही वह वास्तव में कुछ और थी। वह एक अज्ञात चीज थी, ब्रह्मांड के भीतर एक अद्वितीय प्राणी थी। हालांकि मरने और रसातल में समा जाने के बजाय वह बूढ़े आदमी की तरह बन सकी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वही था जिससे डेमियन को बात करनी थी। वह झोंपड़ी से बाहर निकला और मेज की ओर अपना सिर घुमाया जहां बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सौभाग्य से उसने ऐसा नहीं किया। अरे अरे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम रुकने वाले हो? डेमियन अचानक चिल्लाया। बूढ़े ने कंधे उचकाए। खैर, उसने कुछ ऐसा ही किया जैसे उसका शरीर उसके पास मौजूद हर चीज के साथ साथ कणों में बदल गया। क्या? अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने कहा था कि मैं कोई वादा नहीं कर सकता। याद है? हाँ हाँ, आप सक्रिय रूप से कुछ भी नहीं करते हैं, है ना? यही है। डेमियन समय से अविश्वसनीय रूप से नाराज था। यदि वह गायब होना चाहता था तो वह कुछ सेकंड पहले ऐसा क्यों नहीं कर सका? फिर भी वह एक ही वाक्यांश को 16वीं बार नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। अगली बार तक बूढ़े व्यक्ति ने जवाब में सिर हिलाया। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। डेमियन एक बार फिर अंधेरे में अकेला रह गया था। हाँ? उसने आह भरते हुए हताशा में अपना सिर खुजलाया। सच में ऐसा कुछ कैसे काम करता है? क्या आप कह रहे हैं कि आप किसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं या? डेमियन वास्तव में नहीं जानता था कि क्या सोचना है, लेकिन वह जानता था कि उसे बूढ़े व्यक्ति को फिर से ढूंढना होगा। वह कुछ की कुंजी था। वह क्या चीज थी? डेमियन को जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था। यह संभवतः अब तक की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी अलक्त्रा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बस चलते रहना चाहिए। कहने को और कुछ नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। डेमियन ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर से चलना शुरू कर दिया, खुद को अपनी सामान्य दिनचर्या में फिर से ढाल लिया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। इससे पहले कि महीने सालों में बदल पाते, डेमियन ने गिनती पूरी तरह बंद कर दी। उसके द्वारा मारे गए नॉक्स की संख्या बढ़ती रही, लेकिन अजीब बात यह है कि अब उसे उनसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनकी स्मृतियों का कोई मूल्य नहीं है। ये जानवर जिन्होंने कभी रसातल नहीं छोड़ा था और केवल आदेशों पर काम करते थे, उनके लिए किसी काम के नहीं थे। तो एकमात्र चीज जिसका उसे इंतजार करना था वह अलकात्रा थी। जब उसकी आंतरिक बॉडी क्लॉक ने उसे इस स्थान पर अपने 5वें वर्ष के गुजरने की सूचना दी, तो डेमियन ने अंततः फिर से समय का ध्यान रखा, लेकिन अपने नियमित रूप से निर्धारित कार्यक्रम पर लौटने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए। इस दौरान उसने अनगिनत प्राचीन खंडहर और अवशेष देखे और वह उस बूढ़े व्यक्ति से 2 बार और मिलने में कामयाब रहा।
हर बार जीवन या स्पिरिट शराब के बारे में उनके प्रतीत होने वाले नियमित शब्दों ने डेमियन को उन सच्चाइयों की अंतर्दृष्टि दी जिनकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। और उसके विकास के साथ अलक्त्रा भी करीब और करीब होता गया। अब बस कुछ ही साल और लगेंगे। यह असहनीय एकाकी तीर्थयात्रा लगभग अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन तब तक वास्तव में इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह पहले भी कई बार कहा जा चुका है। डेमियन का वर्तमान जीवन वाकई बहुत उबाऊ था। बूम। वर्तमान में चल रही लड़ाई ब्रह्मांड के नियमित क्षेत्रों में नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे लड़ाइयां रुक गई थीं। पिछले 3 वर्षों में वे और अधिक प्रचलित हो गए हैं। इन्फर्नल क्षेत्र का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो संघर्ष से मुक्त था, इस हद तक कि इसकी आम आबादी को वर्षों पहले दैवीय क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि मौजूदा लड़ाई क्षमताहीनों की नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी हुई थी। युद्ध के कारण ब्रह्मांड पर ग्रहण लगने के बाद से युवा पीढ़ी रहस्यवादी लोकों में अत्यधिक लीन हो गई थी। यहाँ तक कि जजमेंट ऑर्डर, जो आमतौर पर युद्ध के मैदान पर रहते थे, ने भी इस उद्देश्य के लिए अपनी सेना को विभाजित कर दिया। डायमेंशनल लीडर बोर्ड के मानदंडों के अंतर्गत आने वाले लोगों ने अपना ध्यान पूरी तरह से इसके रैंक पर चढ़ने और शीर्ष पदों पर कब्जा करने पर केंद्रित किया, जबकि आइशिया और पोंटियस जैसे लोगों ने युद्ध की गति को उनकी इच्छानुसार निर्देशित करने में मदद करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया। वर्तमान स्थान स्टाररी स्काई मिस्टिक क्षेत्र नामक एक स्वतंत्र स्थान था। यह ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के एक लघु संस्करण की तरह था जिसमें केवल कुछ ग्रह शामिल थे, और अब तक खोजे गए रहस्यवादी क्षेत्रों में से इसमें सबसे प्रचुर पुरस्कार थे। जिसका मतलब यह भी था कि यही वह जगह थी जहां सबसे भीषण झड़पें हो रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पेंडोरा जैसे प्रिज्मेटिक सन होली लैंड द्वारा प्रशिक्षित कई प्रतिभाओं के साथ जजमेंट ऑर्डर के सदस्य रोज, रुयू, एलेना, लॉन्ग चेन और सुरेन उपस्थित थे। इन 5 सदस्यों ने युवा पीढ़ी में इसकी लड़ाकू शक्ति का बहुमत बनाया, और वे भी थे जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आशा का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्तमान आयामी लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार दिखता है। 1 डेमियन वॉयड, 2 संत राजा, 3 सुरेन, 4 ज़ुरुयू, 5 एकू, 6 एलेना पियर्स, 7 अल्तारो, 8 रोज एडिलेयर, 9 लांग चेन, 10 जिरक्सेस। डेमियन और सेंट किंग को नजरअंदाज किया जा सकता था क्योंकि वे इस समय ग्रैंड हेवंस सीमा में मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी स्थानों पर जजमेंट ऑर्डर का प्रभुत्व था। जहां तक उन नामों की बात है जो उनके नहीं थे, वे नोक्स जीनियस थे। इस रैंकिंग के साथ यह स्पष्ट था कि ये 5 सभी युवा नॉक्स प्राणियों के लिए लक्ष्य बन जाएंगे, और ठीक इसी तरह स्थिति सामने आई। क्योंकि यदि कोई शीर्ष 20 या यहां तक कि शीर्ष 50 को देखता है, तो नॉक्स सार्वभौमिक प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रचलित थे। लड़ाई मात्रा के विरुद्ध गुणवत्ता की लड़ाई बन गई, और जबकि इन्फर्नल क्षेत्र में लड़ने वाले नियमित सैनिक अपनी बढ़ती लड़ाई की भावना के आधार पर गुणवत्ता को महत्व देते थे, रोज की राय एक जैसी नहीं थी। अगर यह जारी रहा तो यह उनके लिए नकारात्मक होगा। नॉक्स ने ब्रह्मांड को उनकी तुलना में कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया था, इसलिए यदि कोई समग्र स्थिति को देखता है तो नॉक्स अग्रणी थे। तारों वाला आकाश रहस्यवादी क्षेत्र इसे बदलने का एक अवसर था। उन नॉक्स प्रतिभाओं का वध करने के लिए जिन्होंने डायमेंशनल लीडर बोर्ड के शीर्ष 100 पर कब्जा कर लिया और उनकी जगह ब्रह्मांड के प्रति वफादार लोगों को रखा। रोज पेंडोरा और बाकियों को इसी उद्देश्य से यहाँ लाया था। वह सारा काम नहीं करने वाली थी, न ही उसके लोग। वे यहाँ स्थिति की अध्यक्षता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आए थे कि कोई भी कमजोर प्रतिभा जल्दी न मरे।
इस लड़ाई के मुख्य खिलाड़ी पहले से ही निर्धारित थे। पेंडोरा उनमें से एक होने के नाते और यकीनन सबसे अधिक क्षमता वाली, उसे इस तरह इस्तेमाल किए जाने में मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अब रोज और उसके जजमेंट ऑर्डर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। युद्ध के मैदान पर अनगिनत अनुभवों के बाद वे सभी महान शक्ति वाले उच्च कमांडर बन गए, जबकि वह अभी भी तीसरी क्रांति में फंसी हुई थी। इसलिए यदि वे चीजें इसी तरह करना चाहते थे तो वह शिकायत नहीं कर सकती थी। वह केवल उनकी मदद स्वीकार कर सकती थी और एक बार फिर उनके बराबर खड़े होने की कोशिश कर सकती थी। अध्याय 1206 खतरा 2। लानत है। अपने दुश्मन को काटते समय पेंडोरा ने अपने दांत पीस लिए। यह केवल तीसरी नॉक्स थी जिससे वह अब तक मिली थी। उनमें सामान्य की तरह बड़ी संख्या में लोग नहीं थे, लेकिन हर एक के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे उनसे निपटना कठिन और विशेष रूप से अप्रत्याशित था। पहले हमें वास्तव में राक्षसी प्रोविडेंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम केवल लहरों से लड़ रहे थे। अब जब हम शीर्ष के करीब हैं, मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य है, उसने चारों ओर देखते हुए खुद से कहा। वह अपने कई साथियों से नहीं मिल सकी। वे कई समूहों में विभाजित हो गए और इस रहस्यवादी क्षेत्र में अलग अलग दुनिया को अपने प्रशिक्षण के आधार के रूप में ले लिया, लेकिन वह धिक्कार है, उसने फिर शाप दिया। ऐसा करना उसके लिए दुर्लभ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार रोज ने उसे अकेले ही इस दुनिया में भेजा था। प्रत्येक रहस्यवादी क्षेत्र की एक शर्त होती थी जिसे पूर्ण माने जाने के लिए उसे साफ करना आवश्यक था। स्टॉर्म हेवंस मिस्टिक क्षेत्र में जहां डेमियन ने पहली बार दिव्य क्षेत्र में आने पर छापा मारा था, शर्त केवल जीवित रहने की थी। रहस्यवादी लोगों में यह दुर्लभ नहीं था। वास्तव में उनमें से अधिकांश एक निर्धारित समय अवधि के साथ जीवित रहने की स्थितियां थीं जो प्रतियोगियों को बाहर निकलने से पहले पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो उतना अन्वेषण करने की अनुमति देती थीं। दुर्भाग्य से तारों वाला आकाश रहस्यवादी क्षेत्र इतना क्षमाशील नहीं था। जीवित रहने की स्थिति की तो बात ही छोड़ दें, इसकी स्थिति पूरी तरह से छिपी हुई थी, जैसे कि चुनौती देने वाले अनंतकाल तक यहीं अटके रहेंगे। क्षेत्र की प्रकृति को देखते हुए यह समझ में आता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो सच हो। इसके बजाय इस क्षेत्र की खोज के दौरान इसके रहस्य को उजागर करने की आवश्यकता थी। भूमिगत और खंडहरों में दबे हुए अवशेष थे जो एक प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देते थे, जो कभी इस स्थान पर रहती थी, जिसे तथाकथित इरासन साम्राज्य कहा जाता था। पेंडोरा ने जो सीखा उससे पता चला कि यह बहुत पहले से अस्तित्व में था और इसका बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं था। उनकी विशेषता ज्वाला तकनीक थी, और जबकि उनके सम्राट एक शांत और तार्किक व्यक्ति थे, वे बेहद युद्धोन्मादी सभ्यता थे। इस क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक शक्ति, प्रभाव, जाति या किसी भी प्रकार का अन्य समूह उनके अधीन हो गया और उनके साम्राज्य का मोहरा बन गया, और जब जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, उन्होंने अपनी आंखें बाहरी दुनिया की ओर मोड़ लीं। यह नॉक्स की कहानी की तरह लग रहा था, एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना निरंतर वध की कहानी। हालांकि इरासन साम्राज्य को स्याही दौड़ के समान सफलता का अनुभव नहीं हुआ। अभिलेखों के अनुसार इससे पहले कि वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाते और सच्चे ब्रह्मांड पर आक्रमण कर पाते, उन पर स्वर्ग की शक्ति द्वारा प्रहार किया गया। उस शक्ति के अधिक रिकॉर्ड नहीं थे। पेंडोरा ने कई दिनों तक खोज की, लेकिन उसे जो खंडहर मिले उनमें केवल सभ्यता की कहानियां थीं, उनके विनाश का कारण नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं 1 महीने से अधिक समय से उस मूर्खतापूर्ण स्वर्ग की शक्ति की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे केवल कचरा ही मिला है, पेंडोरा ने शिकायत की।
यह अकारण नहीं था। आखिरकार कुछ जल्दबाजी में लिखे गए लेखों के अलावा उस शक्ति ने उन्हें नष्ट कर दिया। वे इसका रिकॉर्ड कैसे बना सकते थे? इस समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य को एक ही सेकंड में बर्बाद कर दिया गया। जिसने भी उन्हें नष्ट किया उसने रहस्यवादी क्षेत्र में सभी जीवन को नष्ट कर दिया, और शायद उस कारण ने ही इस स्थान को सबसे पहले एक रहस्यवादी क्षेत्र में बदल दिया। रहस्यवादी लोग छुपे हुए लोगों की तरह नहीं थे। वे विशेष रूप से डायमेंशनल लीडर बोर्ड के नियंत्रण में थे, और उनमें बुद्धिमान जातियां नहीं रहती थीं। सबसे अधिक ऐसे जानवर पाए जा सकते थे जिनकी बुद्धि को अछूता रहने के लिए मजबूर किया गया था, जो अधिक से अधिक मानवीय भाषा सीख सकते थे बिना यह महसूस किए कि वे जिस आकाश के नीचे फंसे हुए थे उसकी ऊंचाई क्या थी। इसलिए यहाँ इरासन साम्राज्य के खंडहरों का अस्तित्व भी भ्रमित करने वाला था। तो तथ्य यह था कि वे मूल रूप से कहीं गुप्त क्षेत्र में थे। यह कहना कठिन था कि पेंडोरा जिज्ञासु नहीं था। उसकी झुंझलाहट के बावजूद इस प्राचीन संस्कृति के रहस्यों ने उसकी साहसिक भावना को जगाया और उसे इसकी सच्चाई जानने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह कठिन था। ये विचार बार बार मन में आते रहे और उसे क्रोधित करते रहे, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी खोज में बाधा उत्पन्न हुई। उसकी दुनिया में बहुत सारे नॉक्स नहीं थे। आखिरकार यह दुनिया उजाड़ थी और इसमें जीवन का नामोनिशान ही नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक गतिरोध था, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तो उस कुतिया ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? पेंडोरा ने शाप दिया और शिकायत की, लेकिन वास्तव में उसके मन में रोज के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। कमोबेश वह कुछ शाप देना चाहती थी और रोज उसका निकटतम लक्ष्य थी। हाँ, कोई बात नहीं। कारण जो भी हो, यह सच है कि यह दुनिया उतनी उजाड़ नहीं है जितनी लगती है। यहीं पर उसने इरासन साम्राज्य और स्वर्ग की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा, और उसके अनुमान से यह सभ्यता की मुख्य दुनिया होनी चाहिए थी। इतना खराब होने के कारण मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि उनका यह मानना गलत था कि स्वर्ग ही था जिसने उन्हें मार डाला। और यह सिर्फ जानकारी नहीं थी। इस रहस्यवादी क्षेत्र में लगभग 100 प्रतिभागी थे। जजमेंट ऑर्डर समूह को छोड़कर 40 उभरती हुई प्रतिभाएं और 55 नॉक्स थे। उनमें से पेंडोरा ने अब तक केवल 5 दुश्मनों से मुलाकात की है। संख्या ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया, क्योंकि उन अक्षम नॉक्स ने भी इस दुनिया का अवमूल्यन किया था, लेकिन वह अजीब शक्ति वह फिर से वापस आ गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब वह किसी को मारती थी तो उसके शरीर में एक लाल ऊर्जा भर जाती थी और वह शक्ति से भर जाती थी। उसे इस पर भरोसा नहीं था, न ही उसने इसका उपयोग किया, लेकिन इसकी उपस्थिति से इस स्थान की खुदाई करने की उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। धीरे धीरे उसके दिल में एक कड़ी बनी जिसने उसे दुनिया के केंद्र की ओर निर्देशित किया। वहां कुछ है। जहां तक यह सवाल है कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक, वह नहीं जानती थी, लेकिन उसे इसकी तलाश करनी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। दुनिया की भूमिगत परतों में खुदाई की। जमीन में अजीब सी चिपचिपाहट थी। यह कीचड़ के साथ मिश्रित ज्वालामुखीय राख की तरह था, जो इसकी सतह में गहराई तक जाने पर किसी को बेहद परेशान करने वाला एहसास देता था। लेकिन पेंडोरा ने बस अपने दांत पीस लिए और जारी रखा। वह क्या कह सकती थी? वह पहले से ही हर किसी को शाप दे सकती थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी, और उसका शारीरिक गुस्सा चट्टान पर निकल रहा था। इसलिए केवल एक चीज जो वह कर सकती थी वह थी सामना करना। हालांकि जैसे जैसे वह अपनी मंजिल के करीब पहुंची, उसे नियंत्रित करना कठिन हो गया। उसके विचार अनियंत्रित हो गए।
गालियां धमकियों में बदल गईं। वह उन लोगों को तब तक पीटना चाहती थी जिन्होंने उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में डाला था, जब तक कि वे उस पर हावी न हो जाएं। और जब तक वह दुनिया के केंद्र में स्पंदित लाल हृदय तक पहुंची, उसकी इच्छा निर्विवाद रूप से वध करने की थी। उसने रक्तलाल हृदय को उन आंखों से देखा जो उसके रंग को प्रतिबिंबित करने लगी थीं। वह इरासन साम्राज्य को समझने लगी। विजय की उनकी इच्छा हर इंसान की एक निर्विवाद इच्छा थी, और यहाँ तक कि उसने भी इसे कुछ हद तक महसूस किया था। नहीं, उसने इसे पूरी तरह महसूस किया। वह इस जगह पर बाकी सभी पर हावी होना चाहती थी और उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाना चाहती थी। और जब वह पूरी हो गई, पेंडोरा की अभिव्यक्ति खराब हो गई। बूम! पास की एक दीवार में विस्फोट हो गया, जिससे मलबे के टुकड़े उसके ऊपर जा गिरे। कौन मुझे बीच में रोकने की हिम्मत करता है? वह दहाड़ते हुए बाहर निकली, प्रक्षेपियों को भस्म करते हुए आगे बढ़ी। हालांकि उस पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसकी आंख से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं था। वह पहले से ही अपनी त्वचा में इसकी तीव्रता को महसूस कर सकती थी। मुड़े हुए लाल और काले जालों का एक विशाल शिखर जो ऐसे स्पंदित हो रहा था जैसे वे जीवित हों। इसकी नोक किसी भी कलाकृति से अधिक तेज, आधुनिक कला में अपना सिर मोड़ने से बस एक क्षण दूर थी। अध्याय 1207 कोर 1। डेमियन काफी स्थिति में था। लगभग 8 साल रसातल में तैरने के बाद उसने सोचा कि उसे इसके कार्यों की सापेक्ष समझ प्राप्त हो गई है और इसके माध्यम से वह सबसे बुरी स्थिति से बचने में सक्षम हो जाएगा। इस स्थान पर पूर्ण मृत्यु क्षेत्र थे, यहाँ तक कि अपनी अत्यधिक शक्तिशाली जीवन शक्ति और पुनर्योजी क्षमता के साथ वह भी मर सकता था, और वह कई बार नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें पार करने में सक्षम था। हालांकि जो चीज उसे मिली वह पूर्ण मृत्यु क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक जाल था जिसका सामना उसने कभी नहीं किया था। उसका वर्तमान स्थान वास्तव में रसातल था, लेकिन साथ ही बिल्कुल नहीं। वह एक अलग आयाम में था और रसातल में देख रहा था। यह जगह टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह थी, हर एक लगभग 5 मीटर लंबा और 3 या 4 मीटर चौड़ा था, और वे पर्यावरण के कालेपन में इस हद तक घुल मिल गए थे कि डेमियन की आंखें भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती थीं। स्वाभाविक रूप से धारणा भी उन्हें महसूस नहीं कर सकी। उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया था, फिर भी पूरी तरह से वातावरण के साथ एकीकृत कर दिया गया था, और डेमियन को केवल तभी एहसास हुआ कि वह एक में प्रवेश कर चुका है जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जा सकता है। वह 1 वर्ष से अधिक समय से इस अजीब स्थिति में फंसा हुआ था, और उसने जो समाधान निकाला वह सरल था। मुझे यहाँ के खंडित कानूनों को समझना होगा और उन्हें अराजक रसातल में मिलाने का रास्ता खोजना होगा। इसके लिए न केवल शून्य की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, बल्कि स्पेसटाइम समझ के उस स्तर की भी आवश्यकता होगी जिस तक वह नहीं पहुंच पाया था। अलक्त्रा के रास्ते में यह उनका पहला बड़ा झटका था, और यह केवल समय बर्बाद करने की बात नहीं थी। वह निश्चित था कि रसातल अभी भी उसके चारों ओर बदल रहा था, जिससे अभयारण्य के लिए प्रस्थान के समान परिणाम वाली स्थिति पैदा हो रही थी। उन्होंने पिछला वर्ष समझने में बिताया था। इस स्थान पर बैठकर, जो शून्य में फंसे अस्तित्व के एक छोटे से टुकड़े की तरह था, उसके पास ध्यान करने और इसके नियमों में विलीन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि ऐसी घटना कैसे घटित हुई। वह उन टूटे हुए ब्रह्मांडों के लिए कोई अजनबी नहीं था जिन्होंने रसातल का निर्माण किया था। हालांकि उसे अभी तक रेवा के समान कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसे ऐसे कई टुकड़े मिले थे जिनमें सार्वभौमिक कानून की थोड़ी मात्रा थी, जिसे उसने तुरंत अवशोषित कर लिया था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यदि वह सार्वभौमिक कानून की अपनी वर्तमान समझ के साथ ग्रैंड हेवंस सीमा पर लौट आया,
तो वह निश्चित रूप से अकल्पनीय तरीकों से वास्तविकता को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। लेकिन वह मुद्दे से परे था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह बाकी टूटे हुए टुकड़ों जैसा नहीं था जो उसने देखा था। वे पहले से ही मरम्मत से परे थे। भले ही वह उन सभी को एक साथ ले आए, उसे केवल उन ब्रह्मांडों के सार्वभौमिक कानून का एक अस्पष्ट विचार मिलेगा जिनसे वे संबंधित थे, और कुछ नहीं। लेकिन यह जगह संपूर्ण थी। हाँ, यह खंडित था, लेकिन ये टुकड़े इतने बड़े और पूर्ण थे कि इन्हें उन प्राचीन ब्रह्मांडों की सच्ची विरासत माना जा सकता था। इसलिए जबकि डेमियन अपने फंसने से परेशान था, वह इस अलग जगह के रहस्यों का पता लगाने के लिए भी उत्सुक था, क्योंकि उसे अपना रास्ता मिल गया था। आज का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही था। डेमियन अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा और उसकी इंद्रियां फैल गईं। इस बिंदु पर वह पहले से ही अपनी चेतना को आसपास के स्थान के साथ विलीन कर चुका था और इसकी प्रकृति को समझना शुरू कर चुका था। कुल मिलाकर उन्होंने ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में कई समानताएं महसूस कीं, जो समझ में आती थीं, क्योंकि दोनों किसी समय एक ही बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा थे, लेकिन कानूनों के काम करने के तरीकों में निश्चित रूप से कई अंतर थे। सबसे पहले, स्थान और समय अप्रासंगिक हैं। ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के लगातार विस्तारित स्थान के बजाय यह लगातार सिकुड़ रहा है। जहां तक समय की बात है, प्रवाह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अतीत और वर्तमान का कोई एहसास नहीं है, और सब कुछ एक तस्वीर की तरह है जिसे कोई केवल व्यापक रूप से देख सकता है। जगह सिकुड़ने का मामला दिलचस्प था। इससे उन्हें यह विचार आया कि यह खंडित आयाम वास्तव में अपने जीवन के अंत में ब्रह्मांड का एक टुकड़ा होने के बजाय स्वयं था। ऐसा सत्य इसकी संपूर्णता को स्पष्ट कर देगा, लेकिन यदि यह उत्तर था, तो सब कुछ कहाँ था? सिकुड़ने से ब्रह्मांड में रहने वाले संसारों और खगोलीय पिंडों से छुटकारा नहीं मिलेगा। वास्तव में डेमियन ने जो समझा, उसके अनुसार यह एक ऐसा अंतर्निहित तंत्र था जो सभी चीजों को अपने साथ सिकुड़ने के लिए उकसाता था। हालांकि आणविक स्तर पर भी डेमियन को अपने अलावा किसी भी चीज के अस्तित्व का एहसास नहीं हो सका। जहां तक समय की बात है, सैद्धांतिक रूप से कोई भी प्राणी जो समय को इस दृष्टिकोण से देखता था, वह पहले से ही सार्वभौमिक मानक पृथ्वी के संदर्भ में तथाकथित चौथे आयामी प्राणियों से ऊपर था। वे सबसे आदर्श परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से वर्तमान को प्रभावित करने के लिए अतीत और भविष्य को बदलकर समाज को अपनी छवि में ढालने में सक्षम होते। लेकिन अगर यह सच होता तो उनकी यह हालत नहीं होती। इसलिए वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह यह था कि ये कारक उनके विनाश के बाद बदल गए, या शायद ब्रह्मांड के भीतर सभी जीवन के विलुप्त होने ने सार्वभौमिक कानून को इस तरह से बदल दिया। यह पहले से ही स्थापित है कि ब्रह्मांड और उसके निवासियों के बीच संबंध सहजीवी है। जब नॉक्स ने हम पर आक्रमण किया तो उन्होंने न केवल लोगों को मारा बल्कि ब्रह्मांड को भी नष्ट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या होगा अगर अपनी विजय के शुरुआती चरणों में उन्होंने ब्रह्मांड को छूने के बजाय विशेष रूप से विश्व कोर को लक्ष्य बनाया, जैसा कि उन्होंने विशाल डोमेन के साथ किया था? क्या होगा यदि वे ब्रह्मांड को एक खाली कंटेनर के रूप में छोड़ दें और इसके अस्तित्व में कोई दिलचस्पी न रखते हुए आगे बढ़ जाएं? अगर ऐसा है तो मैं प्राचीन बृहत्तर ब्रह्मांड के किनारों के पास हूं। इस जगह का विनाश समय की शुरुआत के करीब हुआ। वर्तमान नॉक्स दौड़ ब्रह्मांड को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगी। यह उनके विनाशकारी स्वभाव का मामला नहीं था। डेमियन ने बहुत पहले ही नॉक्स के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को त्याग दिया था और उन्हें मनुष्यों के समान दोषों वाली एक पूरी प्रजाति के रूप में देखा था। हालांकि यदि इस ब्रह्मांड का जीवन बहुत पहले समाप्त हो गया होता तो ज्ञान बहुत कम होता। आज लोग जो बातें जानते थे वे बहुत थीं,
लेकिन एक चीज थी जो आज भी रहस्य बनी हुई थी, जिसका अनुमान केवल उच्चतम विशेषज्ञों द्वारा ही लगाया गया था। ऐसा तथ्य उन प्राचीन लोगों की कल्पना में भी नहीं आया होगा। जब नॉक्स मौजूदा ब्रह्मांड से सभी विश्व कोर को लूटना समाप्त कर लेंगे, तो उनका अगला कदम स्वाभाविक रूप से इसकी उच्च विविधता होगी। विश्व ब्रह्मांड के ही सूक्ष्म जगत थे, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में विश्व कोर थे। ब्रह्मांड में एक सार्वभौमिक कोर था। वह मूल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अपने कानूनों को बनाए रखने की अनुमति देता था, और इसे सार्वभौमिक कानून का भौतिक निकाय माना जा सकता था। नोक्स इसे कैसे छोड़ सकता है? रेवा एक सार्वभौमिक कोर का एक टुकड़ा थी, और जिस अजीब प्रेत महिला से वह मिला था जब उसने उसे बांधा था, वह उसका असली रूप था, या कम से कम उसकी एक छवि थी। रसातल का निर्माण करने वाला विनाश स्वाभाविक रूप से हुआ क्योंकि उन्हीं सार्वभौमिक कोर को लूट लिया गया था, और ब्रह्मांडों ने स्थिर रहने के अपने साधन खो दिए थे। केवल चीजों को उड़ा देना इस दृश्य को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे रहस्यमय निर्माण में निहित शक्ति की कल्पना मात्र से डेमियन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक दिव्य प्राणी के रूप में उनमें इसकी खोज करने की निर्विवाद इच्छा थी, लेकिन साथ ही इसकी भव्यता का स्वाभाविक भय भी था। और यदि यह ब्रह्मांड वास्तव में वैसा ही बन जाता जैसा उन्होंने माना था, यह यूनिवर्सल कोर अभी भी बरकरार हो सकता है, और वह उस व्यक्ति के रूप में जिसे इस स्थान में घसीटा गया था, अस्तित्व में एकमात्र व्यक्ति था जिसे इसे खोजने का मौका मिला था। अध्याय 1208 कोर 2। अब जब उसने यह अनुमान लगा लिया था, तो यूनिवर्सल कोर की उपस्थिति के संकेत ढूंढना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह ठीक से नहीं जानता था कि उसे क्या देखना है, लेकिन सार्वभौमिक कानून की उसकी समझ और एक दिव्य व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति ने उसे कई विचार दिए। और केवल यूनिवर्सल कोर को खोजने से अधिक, जिससे उसे केवल लाभ होगा, उसे इस स्थान को रसातल के साथ विलय करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता थी। अगर मैं यूनिवर्सल कोर लेता हूं और इसे स्वाभाविक रूप से विलीन होने देता हूं, तो मैं निश्चित रूप से कुछ दिलचस्प देखूंगा, लेकिन क्या अलक्त्रा को खोजने के लिए यहाँ एक और दशक बिताने लायक है? उत्तर जोरदार नहीं था। तथाकथित प्राकृतिक विलय अराजक ताकतों को शून्य द्वारा वश में करने और रसातल के एक टुकड़े में बदलने की प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एबिस की अनियमितता को और खराब कर देगी और उसे उसके लक्ष्य से दूर धकेल देगी। उनके पास यह देखने के बहुत सारे तरीके थे कि एबिस कैसे काम करता है, लेकिन उनके वर्तमान कार्य में पहले से ही पर्यावरण के कारण बहुत देरी हो गई थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसलिए उनका प्राथमिक ध्यान अभी भी छोड़ने के लिए अवसर पैदा करने और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के बीच विभाजित था। सौभाग्य से वे साथ साथ चले। अगर वह सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता, तो वह यूनिवर्सल कोर को सीधे नष्ट या लूट नहीं सकता था, लेकिन इस जगह से भागने में यह एक महत्वपूर्ण घटक था। और भले ही यह रसातल हो, मेरे लिए इतिहास में इस जगह पर ठोकर खाने वाला पहला व्यक्ति बनना असंभव है। बाकी लोग अनंत काल तक यहाँ फंसे रहने के बाद मर गए होंगे, अंततः इस स्थान का एक टुकड़ा या मूल रूप से भोजन बन गए होंगे। उनका अनुमान हर गुजरते पल के साथ और अधिक तथ्यात्मक लगता जा रहा था। तो उसने यूनिवर्सल कोर को कैसे खोजा? यह तो और भी सरल है। पिछले वर्ष में प्रगति न कर पाने का एकमात्र कारण यह था कि उसके पास अनुसरण करने के लिए कोई व्यवहार्य सुराग नहीं था। अब जब उसने ऐसा किया, तो प्रक्रिया को क्रियान्वित करना किसी भी चीज से अधिक आसान होगा। मन उसके शरीर से निकला और दिव्य मन के कई धागों में बदल गया। ये धागे फिर खंडित आयाम में अंतरिक्ष के शून्य में चले गए और एक मकड़ी का जाला बनाया जिसने इसके पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उत्तर विश्व शक्ति है।
यदि यूनिवर्सल कोर छिपने पर आमादा था तो उसे बलपूर्वक बाहर निकालने की आवश्यकता थी। वोम वर्ल्ड फोर्स एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग डेमियन ने शायद ही कभी किया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह सार्वभौमिक कानून का एक उपसमूह था जो सभी चीजों के खिलाफ दुनिया की प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता था। यदि कोई ग्रह पर था, जब तक उसके पास पर्याप्त विश्व शक्ति थी, वह व्यावहारिक रूप से इसे बाध्य किए बिना भी भगवान के रूप में कार्य कर सकता था। हालांकि डेमियन के लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। आखिरकार उसने न केवल सार्वभौम कानून को नियंत्रित किया, बल्कि दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदलने के लिए उसके पास कई अन्य तरीके भी थे। इसके बावजूद उसने स्वाभाविक रूप से अधिक दुनियाओं को बांधते हुए विश्व बल एकत्र किया, और इसे बर्बाद होने देने के बजाय उसने इसे रेवा को मजबूत करने की अनुमति दी ताकि अभयारण्य के कानून अधिक पूर्ण हो सकें। यह पहली बार था जब उसे अपने शरीर के साथ अपनी विश्व शक्ति की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ था, और लगभग 5 लाख विश्वों के स्वामी के रूप में यह आश्चर्य की बात थी। वाह! दिव्यमन धागों के मकड़ी के जाले के माध्यम से एक चमकदार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसकी विश्व सेना का इंद्रधनुषी नीला मन घूम गया और घूम गया। धागों के साथ नृत्य करते हुए वे अंतरिक्ष के शून्य में फैल गए। जैसे ही वे एक साथ आए और अलग हुए, जो प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित हुई वे दुनिया के गठन के समान थीं। यह लगभग वैसा ही था मानो जब तक उन्हें जारी रहने दिया गया, इस अंतरिक्ष में अनगिनत नई दुनियाएं पैदा हो जाएंगी। इस तरह की शक्ति के साथ खंडित आयाम में सभी जगह पर कब्जा कर लिया गया है, यहाँ तक कि पास के टुकड़ों में धकेल दिया गया है और उन्हें करीब खींच लिया गया है। यूनिवर्सल कोर कैसे चुप रह सकता है? आखिरकार डेमियन ने इसके सबसे बड़े सपने का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इस ब्रह्मांड के पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व किया। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई। प्रकाश का एक बमुश्किल दिखाई देने वाला टुकड़ा ब्रह्मांड की विशालता में एक अकेले तारे की तरह अदृश्य रूप से टिमटिमा रहा था, मानो डेमियन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो यह तेजी से विस्तारित हुआ और कुछ ही सेकंड में सूर्य जैसी शक्ति बन गया। आप यहाँ हैं, डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकाश उसकी शक्ति का एक प्रतिनिधित्व मात्र था। यदि कोई ब्रह्मांड को उसके वास्तविक आकार तक मापता है तो यह प्रकाश उसकी संपूर्णता का लगभग आधा हिस्सा घेर लेता। हालांकि वर्तमान यूनिवर्सल कोर इतना विशाल नहीं था। नहीं, यह बस वह एक टुकड़ा था जो इस अनंत विस्तार में बेहद छोटा था। डेमियन की धारणा अब इस पर टिकी हुई है कि इसने खुद को दिखाया है। उसका शरीर सिकुड़ नहीं पाता था। हालांकि उसका अपने सिस्टम पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं था। एक छोटी सी प्रकाश गेंद उसके माथे से निकली और प्रकाश की ओर बढ़ी, उसमें प्रवेश करती हुई और तेजी से उसके केंद्र तक पहुंच गई। चेतना की छोटी सी डोर ने सार्वभौमिक कोर के सामने आकार ले लिया, जो उसके समान ऊंचाई पर खड़ी थी और इसके अस्तित्व पर आश्चर्य कर रही थी। यह वर्ल्ड कोर की तरह नीला नहीं था। इसके बजाय यह शुद्ध सफेद था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन यह नहीं बता सका कि क्या यह उसका वास्तविक रूप था या केवल वही जो उसके जैसे निम्न अस्तित्व द्वारा समझा जा सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, ठीक है? उसने शांति से कहा। यूनिवर्सल कोर थोड़ा हिल गया, अपनी भावनाओं को उस तक पहुंचाया। हम अल्पविकसित बुद्धि। इस उम्र के साथ मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह की बुद्धिमत्ता की अनुमति नहीं है। मैं जिस व्यक्ति से मिला वह सिर्फ एक अलग मामला था। यह समझ में आया कि रेवा जैसे अस्तित्व के बारे में पहले एक भी अफवाह क्यों नहीं थी। यदि पूरी तरह अद्वितीय नहीं तो वे अत्यंत दुर्लभ रहे होंगे।
चाहे कुछ भी हो, यह स्थान अंततः रसातल का शिकार हो जाएगा। मैं अब तक आपके प्रयासों का सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके पास केवल दो विकल्प हैं, उन्होंने कोर की भावनाओं का जवाब देते हुए कहा। डेमियन ने एक उंगली पकड़ रखी थी। पहली मौत है। जब मैं इस जगह से बचूंगा, तो आप अनिवार्य रूप से रसातल के संपर्क में आ जाएंगे, जहां आपका एकमात्र भाग्य निगल जाना और इसमें शामिल हो जाना है। बोलते समय कोर की कायरता को देखते हुए वह कुटिलता से मुस्कुराया। ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी बच्चे को धमका रहा हो। लेकिन वास्तव में केवल दो ही विकल्प थे। वह सिर्फ इसके लिए अपनी भागने की योजना को बर्बाद नहीं करने वाला था। उसकी दूसरी उंगली पहली उंगली का साथ देने के लिए उठी। दूसरा विकल्प जीवित रहना है। मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, और यदि तुम उस स्थान पर रहते हो तो तुम पहले जैसा रूप धारण कर पाओगे और अपनी पिछली सीमाओं से आगे बढ़ पाओगे। हालांकि तुम्हें इस शरीर को त्यागना होगा। उन्होंने इसे पिछले दिनों कई वर्ल्ड कोरों में देखा था। उनका शरीर उनके लिए सब कुछ है, लेकिन जीवित रहने की उनकी इच्छा बाकी सब पर भारी पड़ी। यूनिवर्सल कोर शांत हो गया। इसकी भावनाएं धीरे धीरे वैसा रूप लेने लगी जैसी डेमियन को उम्मीद थी। इसकी त्वरित प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर डेमियन ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। फिर मुझे आशा है कि आप जीवन में अपने दूसरे अवसर का आनंद लेंगे और भूलेंगे नहीं। यदि आप अनियंत्रित व्यवहार करेंगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको नष्ट कर दूंगा। वह अब और कुछ नहीं बोलता था, सीधे अपने मन को उसे बांधने के लिए यूनिवर्सल कोर में धकेल देता था। वह काफी खुश था। न केवल उसे एक अप्रत्याशित वरदान प्राप्त हुआ, बल्कि उसे इस जगह से भागने का एक शॉर्टकट भी मिल गया। यूनिवर्सल कोर को बांधने और अभयारण्य में भेजने के बाद उसे अगले विलय की दिशा को सीधे नियंत्रित करने के लिए शून्य का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो उसकी स्थिति के रखरखाव की गारंटी दे सकता था, या शायद उसे अपने लक्ष्य के करीब भी पहुंचा सकता था। और अंत में उसने अभी भी कुछ हद तक वह चीज हासिल की जिसे वह खोने के लिए तैयार था, इन ताकतों के प्राकृतिक विलय को देखने का अवसर। कुल मिलाकर यह उनके लिए एक शानदार आयोजन था। और चूंकि वह समझ गया था कि उसकी मंजिल कम से कम कुछ महीने दूर है, उनका मूड सचमुच चक्कर में था। अध्याय 1209 कोर 3। बूम। पेंडोरा निश्चित नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। अभी एक सेकंड पहले की बात है। नहीं, ऐसा भी नहीं। अभी एक क्षण पहले, इतना समय जिसे वह समझ भी नहीं पाई थी, वह शिखर सीधे उसके चेहरे के सामने था। वह अभी भी महसूस कर सकती थी कि उसकी आंख से खून रिस रहा है और उसका चेहरा रंग रहा है। लेकिन यह अब वहां नहीं था। वह टुकड़े टुकड़े हो गया। नहीं, क्या वे फूल थे? मुझे पता था कि आप इसे ढूंढने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे इसकी इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा काम, पेंडोरा। हम वह आवाज है। गुलाब। पेंडोरा ने जब ऊपर देखा तो परिचित गुलाबी बालों वाली आकृति को वहां खड़ा देखकर असमंजस में उसके चेहरे पर हाथ फेरा। रोज धीरे से जमीन पर उतरी और उतने ही सुंदर ढंग से अपना हाथ हिलाया। वह घातक शिखर जो अब सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों की बारिश थी, जीवंत हो उठी और उसके पार उड़ गई। प्रकृति की जीवंत खुशबू ने पेंडोरा की इंद्रियों को भर दिया और अचानक उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट महसूस हुआ। गुलाब, सावधान रहो। वह बात है। हाँ, मुझे पता है। इरासन साम्राज्य का दिल, एक घृणित शक्ति जिसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। हे। गुलाब ने सिर हिलाया।
अब आपको इससे प्रभावित होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए वह बाधा दूर कर दी है। अब इसे पकड़े और इस रहस्यवादी क्षेत्र के उद्देश्य को समझें ताकि आप अंतिम विजेता के रूप में खड़े हो सकें। पेंडोरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। स्पष्ट मन के साथ उसे अचानक वह सब कुछ एहसास हुआ जो पिछले कुछ हफ्तों में हुआ था। समय के साथ क्रोध ने उसकी धारणा को प्रदूषित कर दिया। चाहे उसने इसे कितना भी नीचे धकेला हो, यह हमेशा वापस आ जाता था और उसके दिमाग में सबसे आगे रहता था। उस शिखर द्वारा लगभग मारे जाने से पहले के अंतिम क्षणों में उस क्रोध ने उसे इस हद तक प्रभावित किया था कि उसने अपने सहयोगियों के खिलाफ हत्या का इरादा बना लिया था। वह इरासन साम्राज्य का प्रतिबिंब बन गई थी। इरासन नाम अपेक्षा से कहीं अधिक शाब्दिक है। उसने मूल रूप से इसे शाही कबीले के उपनाम के रूप में लिया था और ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब इसे देखकर यह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इरासन इरा का पुत्र। इस साम्राज्य के शासक क्रोध के ही वंशज थे, जो उसके लिए समझ से परे था। क्या यह वास्तव में संभव है? उसने विस्मय और भय से पूछा। नहीं। हालांकि रोज की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। वे क्रोध की अवधारणा से नहीं निकले। यही उन्होंने खुद से कहा था ताकि वे तर्क के साथ उत्साहपूर्वक कार्य कर सकें। जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण झुंझलाहट मौजूद थी। उसे अपना आखिरी क्रोध याद आया, वह दुष्ट जिसने उसके पति को मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल उसकी तरह वे नकल से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस दिल का बुरी ताकतों से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह सिर्फ एक मन का खजाना है जो समय के साथ उनके रक्तपात से खराब हो गया था। कुछ बिंदु पर उन्हें इसे प्रभावित करने देने के बजाय इसने अपनी चेतना बनाई और उन्हें प्रभावित करना शुरू कर दिया, जब तक यह उन्हें उनके विनाश की ओर नहीं ले गया। पेंडोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह बिल्कुल कहानी नहीं थी? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? आह! गुलाब अजीब ढंग से बुदबुदाया। ठीक है, अभी इसे रहस्य ही समझो। यदि तुम बहुत अधिक जानते हो तो संभवतः हमारे चले जाने पर तुम्हारे अंक कट जाएंगे। पेंडोरा ने सिर हिलाया और झिझकते हुए खजाने की ओर चलना बंद कर दिया। जैसे ही रोज ने उसे देखा, उसने अपनी निगाहें चमकते लाल दिल की ओर घुमाईं, उसकी आंखें ठंडी थीं। व्यवहार अदृश्य रूप से हृदय स्वयं कांप उठा, मानो वह अस्तित्व में सबसे भयानक उपस्थिति से मिला हो। रोज ने अपना सिर हिलाया और पेंडोरा पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान लक्ष्य उसे शीर्ष 10 में लाना और नॉक्स प्रतिभाओं में से एक को प्रतिस्थापित करना था, और स्वाभाविक रूप से रोज बिना तैयारी के ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वास्तव में रूयू और एलेना को छोड़कर हर किसी को पता नहीं था। रोज ने लगभग 1 साल पहले स्टाररी स्काई मिस्टिक क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसने इसे पूरी तरह से अकेले ही जीत लिया था। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि यह अस्तित्व में है, और इसे साफ करने के लिए उसे काफी समय खर्च करना पड़ा। लेकिन उस दौरान एक क्लोन जो इतना यथार्थवादी था कि उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भी था, ने उसकी जगह ले ली और किसी को भी अन्यथा संदेह नहीं हुआ। रोज ने पहले ही इस स्थान की समाशोधन रणनीति को समझ लिया था। इसके अभी भी खुले रहने का कारण यह था कि उसने इसे पूरा करने के बजाय बचने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया, जिसने इसे अपने मूल स्वरूप में लौटने और नए चुनौती देने वालों की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया। उसने पेंडोरा को इतनी जोर से धक्का दिया, उसके दिल में क्रोध का बीज बोया, ताकि वह इस जगह पर खींची जा सके। और उस बीज के साथ वह इस क्षेत्र के अंतिम खजाने का दावा करने में सक्षम होगी।
पेंडोरा रोज के कारणों से अनभिज्ञ लाल दिल के पास गया और उत्सुकता से उसकी स्पंदित सतह को छुआ। उसने महसूस किया कि इसकी आभा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन चूंकि रोज ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी अनुमति दे दी। उसके अंदर एक विशेष शक्ति जड़ जमा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्रोध की शक्ति। और अब जब वह होश में आ गई है तो उसका क्रोध छोटी भावनाओं या अस्थायी क्रोध पर केंद्रित नहीं होगा। इसके बजाय यह उसके सबसे बड़े दुश्मन के प्रति उसकी नफरत से प्रेरित रहेगा। नोक्स ही इसके आतंक को महसूस करेंगे। क्या वह उत्तम नहीं था? यह बिल्कुल वही निष्कर्ष था जिसका लक्ष्य रोज शुरू से ही बना रहा था। हालांकि यह तो केवल शुरुआत थी। मिस्टिक क्षेत्र के बाकी कार्यों से लेकर उनके जाने के बाद होने वाली घटनाओं तक रोज को पेंडोरा पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि वह उसकी शक्ति से नियंत्रित न हो। और अगर उसे कभी पता चला कि जिस व्यक्ति को उसने विरासत के लिए चुना है वह उपयुक्त नहीं है, मुझे उसे अपने हाथों से मारना होगा। न केवल पेंडोरा के संकट को मिटाने के लिए बल्कि इस विफलता के लिए खुद को दंडित करने के लिए भी। हाँ, कारोबार हमेशा की तरह है। अपनी बहनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह कितनी मेहनत कर रही थी। जैसे ही अन्य लोग खुले में अपने दुश्मनों के समान गति से आगे बढ़े, रोज ने छाया पर कब्जा कर लिया और उनमें से प्रत्येक के लिए 10 चालें चलीं। यह वर्तमान युद्ध की स्थिति का प्राथमिक कारण था, न केवल युवा पीढ़ी के लिए बल्कि पुरानी पीढ़ी के लिए भी। यहाँ तक कि महानतम देवताओं के लिए भी अगोचर उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और संतुलन बनाए रखा, नॉक्स को निवासियों पर बहुत अधिक हावी होने से रोक दिया। बेशक उसके पास लगातार ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, न ही वह दोनों पक्षों की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि उसने गहरी सांस छोड़ी। वह थकी हुई थी। उनकी वजह से ब्रह्मांड अभी भी जीवित था, लेकिन उन्हें इसके लिए कभी पहचान नहीं मिल सकी। कोई भी कभी नहीं समझ पाएगा कि उनका उद्धारकर्ता कौन था। फिर भी उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। उसने यह उनके लिए नहीं किया। यहाँ तक कि उसने दूसरों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए डायमेंशनल लीडर बोर्ड पर अपना स्थान भी त्याग दिया। यह हमेशा से उसका व्यक्तित्व रहा है और चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो जाए, यह नहीं बदलेगा। अपने छोटे से परिवार की सुरक्षा के लिए, एपीरॉन और उसके पिता की सुरक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों की खातिर जिन्हें अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाई गई दुनिया में रहना होगा, वह कुछ भी करने को तैयार थी। समग्र स्थिति का सरलता से वर्णन किया जा सकता है। ब्रह्मांड की युवा पीढ़ी नेतृत्व कर रही थी और वह एक ऐसी छाया बन जाएगी जिससे नोक्स जीनियस कुछ और वर्षों तक बच नहीं सकते थे। हालांकि पुरानी पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा गतिरोध पैदा कर सकती है। इसलिए जब तक डेमियन अपने निजी मिशन में सफल नहीं हो गया, उसे किले पर कब्जा रखना था। पहली पत्नी और इस जगत की सर्वोच्च प्रतिभा के रूप में यह उनका कर्तव्य था। अध्याय 1210 अलक्त्रा 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यूनिवर्सल कोर को बांधने की प्रक्रिया नियमित विश्व कोर को बांधने से अलग नहीं थी। वास्तव में डेमियन को ऐसा करते समय बमुश्किल ही कोई बदलाव महसूस हुआ। निश्चित रूप से उसकी सार्वभौमिक कानून की समझ बहुत बढ़ गई, इस हद तक कि उसे लगा कि अगर वह वापस गया तो वह सीधे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था, न ही यह कुछ ऐसा था जिससे उसे अत्यधिक खुशी मिली। आखिरकार सार्वभौमिक कानून एक निहित शक्ति थी। यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही काम करता था और कुल मिलाकर इससे उसे कोई खास लाभ नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि वह यह नहीं चाहता था। चूंकि सार्वभौमिक कानून अस्तित्व की जड़ के करीब एक अवधारणा थी,
इसलिए यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में जब वह उस बिंदु पर पहुंच गया जिसका वह लक्ष्य बना रहा था, तो यह समझ उसके लिए अंतिम बाधा को पार करना बेहद आसान बना देगी। हालांकि यह केवल उस क्षण की उसकी भावना थी। यूनिवर्सल कोर इस समय भी एक बाहरी इकाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह केवल इसके प्रभावों को ही महसूस कर सकता था। जब उसने अंततः इसे अपने शरीर में ले लिया और अभयारण्य में शामिल कर लिया, आह! अनजाने में ही उसके मुंह से आश्चर्य का उद्गार निकल गया। उसे इस एहसास की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे ऊंचा महसूस हुआ और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह एक ब्रह्मांड को बांध रहा था, एक बकवास ब्रह्मांड। ये कोई सामान्य क्षण नहीं था। यह विश्वकोर को बांधने का एक उन्नत संस्करण नहीं होगा। यदि यह बस इतना ही था, तो इसे ब्रह्मांड कैसे माना जा सकता है? पहले तो उसे यह समझ नहीं आया। वह इस तरह से कुछ देने वाले आयोजनों का इतना आदी हो गया था कि उसने प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों की उपेक्षा कर दी। उसकी ताकत में सीधे तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उसका मन नहीं बढ़ा, उसके नियम वैसे ही बने रहे जैसे थे, और शून्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि उनकी लीग बढ़ गई। उनकी अस्तित्व की स्थिति दूसरे स्तर पर पहुंच गई, और इसका प्रभाव तभी सामने आया जब उन्होंने यूनिवर्सल कोर को अपनी ताकत में शामिल कर लिया। लीग एक अजीब चीज थी जिसे निचले अस्तित्व समझ नहीं सकते थे। लीग और लीजेंड दो अवधारणाएं थीं जो ब्रह्मांड में अपनी पहचान स्थापित करते हुए ईथर तरीके से स्वयं को परिभाषित करती थीं। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को समझना नौ क्रांतियों में प्रवेश करने और देवत्व की राह शुरू करने की कुंजी थी, लेकिन लीग का इस प्रकार का महत्व नहीं था, क्योंकि लीग एक अवधारणा थी जो आंतरिक रूप से आत्मा, उच्च अस्तित्व के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। अभ्यास के साथ किसी की लीग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी, लेकिन इसे अस्वाभाविक रूप से बढ़ाने के कई तरीके नहीं थे। किसी को कुछ ऐसा करना होगा जो बिल्कुल असंभव हो ताकि उनकी लीग उनके कार्यों से प्रभावित हो। यहाँ तक कि जब डेमियन ने शून्य के माध्यम से मौलिक कानून प्राप्त करने में असंभव उपलब्धियां हासिल कीं, तब भी उनकी लीग में बदलाव का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन इस क्षण में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला संपूर्ण अस्तित्व एक नए स्तर पर उठ गया था। यूफोरिक उसकी वर्तमान भावनाओं का वर्णन करने के लिए पर्याप्त अच्छा शब्द नहीं था, क्योंकि लीग इस प्रकार की गूढ़ अवधारणा होने के कारण किसी की ताकत पर अभूतपूर्व प्रभाव डालती थी। कटे हुए विश्व में उन्हें मिले फाउंडेशन के आशीर्वाद की तरह उनकी लीग की वृद्धि से हर पहलू में उनकी ताकत में व्यापक वृद्धि होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तेजी से मजबूत हो रहा था। यह सचमुच सुंदर था। फिर भी डेमियन इसे केवल कुछ सेकंड के लिए ही महसूस कर सका, इससे पहले कि वह अपना ध्यान हटाने के लिए मजबूर हो गया। अब जब यूनिवर्सल कोर चला गया, तो खंडित आयाम ढहना शुरू हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना उसका काम था कि यह पतन उसके पक्ष में काम करे। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी भुजाएं बगल में फैला दीं। मेरे पास सभी आवश्यक समझ हैं, लेकिन मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी एकाग्रता को कमजोर नहीं होने दे सकता। उन्होंने गंभीरता को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया, बल्कि वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे। यदि वह यहां असफल रहा, तो उसे अलकतरा की ओर लक्ष्यहीन रूप से चलते हुए एक और दशक रसातल में बिताना पड़ेगा। योंग एन अब 500 वर्ष से अधिक का था, लेकिन जब वे मिले तो वह अधिकतम 150 वर्ष का था। यदि यह फैलाव विपरीत दिशा में हुआ तो क्या होगा? क्या होगा यदि उसके द्वारा यहाँ बिताए गए 10 वर्ष ब्रह्मांड में 100 वर्षों में परिवर्तित हो जाएं?
क्या होगा अगर वह वापस जाए और पाए कि वह सब कुछ खत्म हो गया है जिसकी सुरक्षा के लिए उसने काम किया था? वह इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिव्य मन जाल को पकड़ लिया, जिससे शून्य मन उसकी संरचना में समा गया। सहूलियत। यह नियंत्रण का मामला नहीं था, बल्कि अपने लाभ के लिए घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह को थोड़ा बदलने का मामला था। उसे अपने बदलाव में अविश्वसनीय रूप से सटीक होना था, और इस उद्देश्य के लिए उसने अन्य सभी विचारों को छोड़ दिया। खंडित आयाम की दीवारें टूट गईं और रसातल के मन में बाढ़ आ गई। डेमियन के शून्य मन के तहत उसे इच्छानुसार उग्रता की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने उसके नियंत्रण से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। उन्हें मार्गदर्शन दें, धीरे धीरे। वह एक कलाकार की तरह थे। उनकी भुजाओं की प्रत्येक गतिविधि इस ब्रह्मांडीय ब्रश का एक आघात थी जो दुनिया की प्रकृति को निर्धारित करती थी। जैसे ही अब टूटे हुए ब्रह्मांड की ताकतों ने अराजकता अपनाई, उन्होंने शून्य का उपयोग धीरे धीरे उन्हें रसातल के साथ पेश करने और एकीकृत करने के लिए किया। वह जिस स्थान पर खड़ा था वह स्थान सिकुड़ रहा था। वह महसूस कर सकता था कि रसातल उस पर अतिक्रमण कर रहा है। वह हिल नहीं रहा था, लेकिन यह महसूस करना कठिन था कि वह स्थिर खड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गहरे समुद्र की धक्का-मुक्की में हिलती हुई एक छोटी सी नाव पर था। लेकिन सौभाग्य से वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि स्वयं समुद्र का देवता था। इस प्रक्रिया को कई शब्दों में वर्णित करना कठिन था। आखिरकार अराजकता को एक कारण से अव्यवस्था द्वारा परिभाषित किया गया था। डेमियन के प्रभाव में खंडित आयाम और रसातल धीरे धीरे एक हो गए। अंततः डेमियन अब अंतरिक्ष में नहीं फंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि उसे पता चलता, रसातल उसके चारों ओर था। सवाल यह था, वह अब कहाँ था? डेमियन ने फिर सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने पर्यावरण से अपना नियंत्रण हटा लिया और इसे स्वाभाविक रूप से बहने दिया। वह आंदोलन, वह हलचल एक पानी के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट था। एक ही पल में सुनामी उठी और बेतरतीब ढंग से उसे रसातल में धकेल दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से भाग्य की डोर खींची। अंतिम होने तक। मैंने यह किया है। दुनिया शांत हो गई। रसातल अपनी सामान्य अराजक शांति में लौट आया। डेमियन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अलक्त्रा की ओर जाने वाले धुएं जैसे रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। कितना समय बचा था? अतीत में जब भी उसने जांच की, उत्तर कई वर्षों का था। समय के साथ वर्षों की संख्या स्पष्ट रूप से कम हो गई, लेकिन यह कभी भी रैखिक नहीं थी और कभी भी उसके द्वारा तय की गई दूरी की मात्रा का पालन नहीं करती थी। इसलिए वह अपने आखिरी सौदे के परिणामों से थोड़ा डरा हुआ था। तथापि उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। 6 महीने। यह हमेशा की तरह कोई अस्पष्ट अनुमान नहीं था, बल्कि समय का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था। यदि वह इस बिंदु से सीधी रेखा में चले, तो वह बिना किसी संदेह के आधे साल में अलक्त्रा पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट का कारण यह नहीं था, क्योंकि जब तक वह कुछ शॉर्टकट अपनाता रहेगा, मैं निश्चित रूप से इसमें और भी कटौती कर सकता हूं। अंत में एबिस अच्छा था, लेकिन अब तक वह इससे थक चुका था। वह इसके लिए नहीं आया था। तो अब जब उसका लक्ष्य ठीक उसके सामने था, वह खुश क्यों नहीं होगा?